जो आपके साथ डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको तो कमीशन आती है, डे ट्रेडिंग जितनी करेगा आपकी कमाई है। मैं कहता हूँ भाई डे ट्रेडिंग करोगे, शॉर्ट टर्म करोगे तो मेरे लिए करो, अगर इन्वेस्टिंग करोगे तो अपने लिए करो। आप हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट को अगले कुछ साल में कहाँ देखते हैं? इंडिया की इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो क्यों नहीं आएगी ग्रोथ यहाँ? जो यंग बच्चे हैं वो अपना पोर्टफोलियो क्लोज कर करके SIP बंद कर दो, पोर्टफोलियो बेच दो, कहीं क्रिप्टो में चले जाओ, कहीं ऐसी जगह चले जाओ। हमारे बुजुर्ग बात कहते थे कि जो आपसे पैसा ले ज्यादा ब्याज उससे अलर्ट हो जाओ, बोल भी मरेगा, वहाँ प्रिंसिपल भी जाएगा। तो जहाँ सर 0 से ज्यादा रिटर्न्स हैं, इट्स टाइम टू बी कॉशियस। कॉमन गलतियां 2-3 ऐसी बताइए जो आम इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स करते हैं। बहुत सारे लोग आजकल इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करने लग गए हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें। इंश्योरेंस में रहा अमेरिका में, मैंने 7 साल की जो इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहा है ना क्लाइंट, तो उनका सारा पैसा हमारी जेब में आया। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी एक चीज में अभी भी मैं महारत नहीं हासिल पाया, मुझे एग्जिट करते वक्त सही नहीं हो पाता। सज्जन कहते हैं ना कि मैंने टॉप पे बेचा या बॉटम पे खरीदा, या तो वो भगवान है या झूठा है। आम धारणा है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, कि लोग छोटे टाइम के लिए आते हैं, आज डाला है तो कल क्या मिलेगा मुझे, जबकि ये मार्केट है वेल्थ क्रिएशन की। एक बड़ी अच्छी बात बोली किसी कंपनी के एमडी ने, कहते वी आर एक्सपेक्टिंग पेशेंस फ्रॉम अ जनरेशन व्हिच कैन नॉट वेट फॉर अ 20 मिनट फूड डिलीवरी। एक शेयर 700 या 800 रुपये वाला आज 2 लाख के लगभग है, और आज मुझे 5-6 लाख रुपए हर साल डिविडेंड आता है उस कंपनी का नाम। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। हमेशा आप लोग कहते थे कि यार अमेरिका की स्टॉक मार्केट की बात करता रहता है, तो इंडिया के बारे में बताओ। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ इंडिया की स्टॉक मार्केट के एक सबसे पुराने 35 साल एक्सपीरियंस्ड स्टॉक ब्रोकर, हरियाणा के टॉप स्टॉक ब्रोकर। 35 साल में इन्होंने 4 बड़े एपिसोड्स देखे हैं। हर्षद मेहता, उसके बाद 2000.com बबल, उसके बाद 2008 ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस और कोरोना। 4 बबल्स इन्होंने ऊपर नीचे मार्केट के देखे हैं। हज़ारों लोगों को बनते हुए देखा है और कुछ को लुटते हुए भी देखा है। और नॉलेज इनका भंडार है नॉलेज का इनके पास। और मैं इंट्रोड्यूस कराते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है मुझे अपने दोस्त अविनाश भाटिया और उनके सपुत्र तरुण भाटिया। ये तरुण जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कॉरपोरेट जॉब छोड़ के 8 साल पहले अपने पिताजी के बिज़नेस स्टॉक ब्रोकिंग के बिज़नेस में आए, और तब से पुरानी जनरेशन नई जनरेशन मिल के एक लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो उसके बाद मैं एक बात आपको बता दूं कि 50 साल से ये अविनाश मेरे दोस्त हैं। हम 12 साल के थे तब से स्कूल में इकट्ठे डंडे खाया करते थे मास्टर जी से, और तब से लेके आज तक मैं इनके साथ, इंडिया में जब मैं था तो स्टॉक ब्रोकिंग ये करते थे, तब मैं इनके साथ ही शेयरों का खरीद फरोख्त करता था। कमाया नहीं मैंने कुछ भी, इनको पता है। तो तब सीखने का प्रोसेस चल रहा था। लेकिन एक बहुत ही अच्छे इंसान, इनका और मेरा मकसद एक ही है। भगवान ने इनको बहुत कुछ दे दिया है। एक निम्न परिवार से उठ के आज ये हरियाणा के टॉप ब्रोकर हैं, और इनका मकसद ये है कि दुनिया को क्या दे सकते हैं, नई जनरेशन को क्या दे सकते हैं वैल्यू। तो आज का जो एपिसोड है, आपका जो 1 घंटा सवा घंटा जितना भी एपिसोड है, तो आपको इतनी वैल्यू देगा ये, आप देखने के बाद ये महसूस करोगे कि आपको बहुत एक्सपीरियंस इन्होंने फ्री में बांट दिया। तो एक बार फिर स्वागत है अविनाश भाटिया जी। थैंक यू जी। और तरुण जी, थैंक यू सर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने बड़ी इन्होंने शुक्रिया वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों में। जब 50 साल की 51 साल की दोस्ती, तो उसमें कोई ऐसा थैंक यू और कुछ नहीं है। और 50 साल में हम एक दूसरे से कभी नहीं झगड़े, कभी नहीं झगड़े। कोई हमारा, मैं रात को सोच रहा था, 50 साल से कभी हमारी बहस नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो यही तो दोस्ती है, गॉड गिफ्ट यही तो है। सही बात है। इट्स इजी टू विन 20 फ्रेंड्स इन ए ईयर, बट वेरी हार्ड टू हैव ए फ्रेंड फॉर 20 ईयर्स। राइट, यहाँ तो 50 साल, 51 साल हो गए। तो ये कुदरत ने हमें एक नेमत दिया आपके रूप में, हम दोस्तों। और मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने कभी जब छोटे थे स्कूल में एक बेंच पे एक क्लास में पढ़ते थे, कभी सोचा था कि 50 साल के बाद हम इस तरह से प्रोफेशनली एक दूसरे के बात करेंगे और नॉलेज जो है लोगों को कुछ ज्ञान दे पाएंगे। बिल्कुल। तो आज आप कंजूसी मत कीजिएगा, अपनी पूरी नॉलेज, पूरा एक्सपीरियंस जो है 35 साल का, स्टोरीज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो भी आपके पास हैं, और जिनके पास पैसा है उनके लिए भी, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए भी कोई प्लान बताइएगा, ताकि लोगों को
पता चले, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में बहुत टाइम गुजारते हैं, स्क्रीन के ऊपर एक एक शेयर को हज़ारों घंटे आपने देखा है, तो आई वुड लाइक कि आपका एक्सपीरियंस जो है लोगों को हेल्पफुल हो पे। तो तरुण जी, आपका सफ़र कैसा रहा? कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ के पिताजी का बिजनेस ज्वाइन करते वक्त कैसा फील हुआ? सर एक ना सेइंग है कि कहते हैं पूत के पैर पालने में पता लगते हैं। मेरे को एक इंसिडेंट याद है, मैं शायद उस टाइम 5th या 6th क्लास में था, तो इन्फोसिस का शेयर उस टाइम चलता था बहुत जी। तो बच्चे बच्चे को पता लगा कि नई कंपनी आई थी, तो मैं एक बार ऑफिस में एंटर किया, जनरली जैसे लंच देने गया, मैंने ऐसे ही बोला, वो शेयर बढ़ गया, सब लोगों की मेरी तरफ नजर, और बहुत जोर से हंसे सब, ठाके मार के, कहते कुछ होना हो तेरी नेक्स्ट जनरेशन तैयार है। तो सर बेसिकली क्या है कि मेरे हिसाब से फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। पैसे के लिए आपने काम कर लिया, पैसा आपके लिए काम करे वो और ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें भी बहुत स्कोप भी है, लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है इसको लेके, तो डेफिनेटली एक बहुत अपकमिंग फील्ड है और ऑनगोइंग फील्ड है, और अभी हम जिस फेज़ में एंटर कर रहे हैं तो भरमार होने वाली है। तो पापा से कभी मतभेद हुए बिजनेस को लेके? यार ऐसे नहीं पापा, आप तो ओल्ड स्कूल हो, क्या यार पापा कह रहे हो बेटा तू बहुत तेज चल रहा है, इस तरह की कभी? रिवर्स है, थोड़ा सा उल्टा काम है। लगाता हूँ। अच्छा। ये थोड़ा तेज चलते हैं ओह, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस मेरा है। अच्छा। तो अब इन्होंने क्या कि इन्होंने कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस से सारे बाल वाइट किए हैं, तो अब इन्हें पता है कि ठीक है इतना होगा तो मैं देख लूंगा। हाँ। मुझे होता है कि नहीं, वो नौबत आने क्यों देनी है। वेरी नाइस। तो आप कंजर्वेटिव हैं? ये मेरे से और ये ज़्यादा aggressive है। कंजर्वेटिव है, वाह। तो उल्टा काम है यहाँ। मैं कहता हूँ यार कोई परवाह नहीं, तू कर ले, ये कहेगा नहीं पापा रुक जाओ, उल्टा काम बनता है। तो अविनाश जी, थोड़ा सा अगर आप जर्नी बताएं कि 1999-90 के आसपास आप स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में एंटर हुए, तो आज लगभग 36-37 साल हो गए, तो 36-37 साल में तब मार्केट कैसी थी, अब मार्केट कैसी है, लोगों का बिहेवियर कैसा है? लोगों का बिहेवियर तो आज भी वैसे ही है जैसा उस वक्त था, कि हर आदमी जब तेजी होती है तो आता है मार्केट में, जब मंदा होता है, जब लेने का टाइम है, इन्वेस्टमेंट का टाइम, उस वक्त हर आदमी डरता रहता है। जर्नी ये है कि पहले मार्केट में थी धुप्पलबाजी, अब रेगुलेटेड बहुत हो गई। पहले तो पता ही नहीं था, फिजिकल शेयर्स आने, अलॉटमेंट आनी, ट्रांसफ़र डीडें भर भर के देनी, आधे लोगों ने जिनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें, साइन उल्टे गलत कर देने, वो फिर वापस आ रही हैं बैड डिलीवरियाँ। तो वो फेस जो था ना, ज़्यादा उस वक्त हमने उतार चढ़ाव भी बड़े देखे कि लोगों ने भाग गए, लोग हम भी कर्जे में आ गए। उसके बाद चलो, क्योंकि नीयत साफ थी, कोशिश ये थी कि किसी को मिस गाइड नहीं करना, परमात्मा ने हमारे पे बहुत साथ दिया, परमात्मा ने हमारा चलता रहा। तो मगर उस वक़्त लोगों में जो थी, हर एक को कमाने की इच्छा तो थी, पर होता वही था जो आज लोग गलती करते हैं, जिस वक्त तेजी होती है उस वक्त भर भर के पैसे लाते हैं, लो जी लो, बस अभी ले दो। और जिस वक्त मंदा होता है, वैल्यू बाइंग होती है, उस वक्त हम लोगों को फ़ोन कर करके बुलाते हैं, भाई मंदा है, माल बढ़िया है, ले आ जा। लोग उस वक्त डरते रहेंगे। तो ये एक जो इन्वेस्टर का बिहेवियर है ना, एक मेंटेलिटी, तब भी वैसा था, तब भी वैसा है, वो आज भी वैसे ही है। जबकि तरुण बड़ी बढ़िया बात समझाता है उनको कि यार जब बाजार में खरीदने जाते हो तो सेल लगी होती है, 50% डिस्काउंट पे भागते हो। जब शेयर मार्केट में सेल लगी है, 50% सस्ता मिल रहा है माल, उस वक्त डर रहे हो, क्योंकि फियर एंड ग्रीड, दीज आर द टू थिंग्स व्हिच गवर्न्स द मार्केट। market। तो तरुण जी, आप अपनी जुबानी से बताइए, ये जो कह रहे थे कि फियर और ग्रीड के बारे में। कोट याद आता है सर, जब आपका बार बार आपको शेयर बता रहा है कितने टाइम मार्केट से निकल जाओ, और जब फंड मैनेजर आके कह रहा है भाई खरीद दो, उसके पास इतना टाइम है, इज कमिंग टू यू, तो खरीदने का टाइम है। बिल्कुल ठीक है सर। अभी क्या है कि 2020 के बाद से एक तरफा तेजी रही है, तो शंकर शर्मा एक वेटरन इन्वेस्टर है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उनसे पूछा व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर इन दिस मार्केट, कहते 2020 के बाद चक्रव्यूह के अंदर ना बहुत सारे अभिमन्यु घुस गए हैं। अब वो घुस तो गए हैं, वापस कैसे निकलना है किसी को नहीं पता, एंड रिजल्ट किसी को नहीं पता। तो वही बात है कि तेजी देखकर एक तरफा सब कुछ झोंक देना, बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना ये देखे कि मेरे को ये पैसा कब चाहिए कब नहीं चाहिए, वो प्लानिंग ना करना बहुत गलत है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आम धारणा है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, तो कई लोग डरते हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो कहते स्टॉक मार्केट तो एक गैम्बलिंग है। तो आप कैसे देखते हो स्टॉक मार्केट को? मैं तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ लोगों को, जिसको गाड़ी ड्राइव करनी आती है
वो सड़क पे 120 140 पे चलाएगा। जिसको नहीं आती उसको चाबी दोगे, यार गाड़ी चला ले, कहता मरवाना है। तो मैं जो भी आता है उसको समझाता हूँ कि भाई पहले समझ मार्केट है क्या। मार्केट में तुमने सिर्फ मार्केट समझ के पैसा लगाने के लिए मत आओ। तुम ये सोचो कि बिजनेस में ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, ओके, मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैंने उस बिजनेस में जो बेस्ट कंपनी है उसके शेयर में थोड़ा सा पैसा डाल दिया, शेयर लगा लिया, तो वो मेरी अपने आप वैल्यू जनरेट करेगा। लोगों को सिर्फ ये धारणा गलत बनी हुई है कि स्पेकुलेशन है, क्योंकि लोग छोटे टाइम के लिए आते हैं, आज डाला है तो कल क्या मिलेगा मुझे, जबकि ये मार्केट है वेल्थ क्रिएशन के लिए, और वेल्थ क्रिएट होती है टाइम के साथ। जी, आपने कोई भी एसेट ली, उसको टाइम नहीं दोगे तो कैसे होगा। सबसे बड़ा इसमें एक ड्रॉबैक है कि रोज रेट नजर आता है। लोग ने आज इसने लिया 100 तो अगले दिन सोचता है कि आज 105 क्यों नहीं हुआ। वो जो पेशेंस भी नहीं है, तो लोगों को वो चीज़ बड़ी तंग करती है। वो मैं लोगों को यही गाइड करता हूँ, यही समझाता हूँ कि भाई आओ, इन्वेस्ट करो और उसको टाइम दो। कंपनी देखो, कंपनी की मैनेजमेंट देखो, कंपनी का बिजनेस देखो, और इन्वेस्ट करके आराम से बैठो ना। तुम्हें क्या ज़रूरत है रोज करने की, वो कंपनी का मालिक कर रहा है तुम्हारे लिए काम। एक मेरी अपनी एग्जांपल है, मैंने ऐसे ऐसे शेयर हैं जो मेरे पास पिछले 35 साल से हैं, मैं उनको बेचता ही नहीं, क्योंकि मुझे 35 साल से बेचे ही नहीं, क्योंकि मेरे को वो बिजनेस करना था। मान लो मेरे को शौक था कि यार मैं ना बैंक बनाऊंगा अपना, अब मेरे पास वर्थ तो थी नहीं, तो मेरे को जो सबसे बढ़िया बैंक लगता था, एग्जांपल दे दो, नाम बता दो, आप नाम बता सकते हैं। उदय कोटक का दीवाना था मैं। उदय कोटक बैंक था, उसका भी हर फाइनेंशियल मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी में उसको रखती थी। मेरे को यार ये बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, मैंने उसका शेयर लेकर रख लिया, मैंने बेचा ही नहीं उसको, आज तक कई गुना हो गया। तो मैं लोगों को ये एग्जांपल देता हूँ कि भाई बिजनेस जो तुम्हें सबसे बढ़िया लगता है उसकी बेस्ट कंपनी देखो, उसमें मैनेजमेंट देखो, कंपनी का बिजनेस देखो, आपको लगता है कि ये बिजनेस ग्रोइंग है, मैनेजमेंट ईमानदार है, तो क्या ज़रूरत है आपको करने की। आप आराम से लेके बैठ जाओ ना, मालिक कई गुना करेगा तुम्हारा पैसा। सबसे ज़्यादा अमीर जो हमारे इंडिया में कंपनियों के मालिक ही तो हैं। वो क्यों है कि उन्होंने अपनी होल्डिंग रखी हुई है, होल्डिंग तो बेचते ही नहीं, वो अपनी वो बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। तो बिजनेस वो कर रहे हैं, उनको करने दो, तुम अपना इन्वेस्ट करके बैठो, कंपनी वो ग्रो करेगी, आपका अपने आप पैसा बनेगा। तरुण जी कुछ कहना चाहते हैं? कंपनी के टेन्योर में सबसे ज़्यादा पैसा उसका प्रमोटर बनाता है। रीज़न क्या है? उसके पास एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं है। आज वर्ल्ड के जो भी वेल्थिएस्ट पर्सन है, सबके पास कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है उनकी स्टॉक होल्डिंग ही करती है। अगर उन्होंने पैसा बनाया तो उन्होंने स्टॉक से ही बनाया, अगर गैम्बलिंग होती तो वो भी ना बना पाते। सेकंड पॉइंट, कोई भी एसेट क्लास लीजिए सर, रियल एस्टेट, गोल्ड, आपके घर की भी वैल्यू कम ज़्यादा होती है। थिंग इज कि हम रोज जाके पूछते नहीं कि मेरे घर की वैल्यू क्या हो गई आज, मेरे घर की वैल्यू क्या हो गई। राइट, यहाँ पर हमें जब दिखता है तो वो बीपी ऊपर नीचे करता है। तो फियर ग्रीड फैक्टर आ जाते हैं ना, दोनों गिर रहे के बाद बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज उन लोगों के थे जिन्होंने दोबारा अकाउंट नहीं खोला। ये बड़ी अच्छी बात कही अविनाश जी ने कि पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए कि कंपनीज के शेयर में नहीं, कंपनी के बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अपना कोई बिजनेस लगाते हो, 6 महीने, साल, 2 साल वेट करते हो कि प्रॉफिट आएगा, तो स्टॉक में क्यों अगर आप लगाते हो तो अगले दिन ही आपको प्रॉफिट चाहिए, तो कंपनी में इन्वेस्ट करो, कंपनी के बिजनेस का हिस्सेदार बन जाओ। पॉइंट नंबर 1, वेरी गुड पॉइंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इन्वेस्टर जिस वक्त भी आता है उसको हम समझाते हैं। मेरा अब अपना मार्केट बिजनेस पे फोकस कम कर दिया, इसको दे दिया। मेरा अब काम यही रहेगा कि जो इन्वेस्टर था उसको मैं स्टॉक मार्केट समझाता हूँ कि भाई इसकी वर्किंग क्या है। जिसको वो समझ में आ गई, वो पेशेंस आ जाएगी उसमें, कि वो फिर उतार चढ़ाव की तरफ कम ध्यान देगा। सबसे बड़ी नंबर 2, अपना पैसा लिमिट में लगाए। बाजार में उधार लेके, ब्रोकर से फंडिंग करवा के, मार्जिन फंडिंग होती, उस पर ना जाए, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। लीवरेज कम से कम यूज की जाए। ओके, वो सबसे बड़ा मारती है इन्वेस्टर को, क्योंकि लोगों को लगता तो है कि यार थोड़ा बहुत ही तो ब्याज देना है। वो ये नहीं देखते कि वो दिन रात 24 घंटे घूम रहा है मीटर, मार्केट परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। जिस वक्त लोएस्ट मार्केट होती है, मार्जिन कॉल आती है, उस वक्त इन्वेस्टर का माल सारा कट जाता है, साफ हो जाता है। पीक पे आदमी कभी बेच नहीं पाता, इंतज़ार करता है कि फ्री ग्रीड फैक्टर अभी बढ़ रहा है, यार क्या ज़रूरत है बेचने की। गिरने लगता है, 100 वाली यार 95 होगी, कल तो 100 थी, अब आज 95 में क्यों बेची। 90 आई, नहीं यार अभी वेट करता हूँ बढ़ेगी। वो पता लगता है जिस वक्त लोएस्ट पे चली गई, उस दिन मार्जिन उसके पास देने के लिए नहीं है, माल बिक गया सारा आपका। तो अपना पैसा लगाए, पैसा बाजार से उधार मनी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत लगा।
थोड़ा लगाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी इसमें अपॉर्चुनिटी हैं, इतने तरीके अब आगे। एक शेयर का लॉट है, तुम एक एक शेयर करके ले लेना यार। मेरे को याद है, मैं किसी का देख रहा था प्रोग्राम, वो कहता था मैंने एक एक शेयर TCS का लेना शुरू किया था जिस दिन IPO आया था। अच्छा। कहता वो एक शेयर 700 या 800 रुपये वाला आज 2 लाख के लगभग है। आज से 30 साल पहले आया होगा TCS का IPO। वो कहता है 30 साल में अगर किसी के 1000 रुपये के आज 2 लाख रुपए बन गए तो आप कितने गुना होगी वेल्थ उसकी। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, ये कहते हैं कि आज ही से शुरू कर दो, छोटी क्वांटिटी से शुरू कर दो। जो यंग बच्चे हैं खास करके, अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लो, उसमें चाहे एक एक शेयर लेना शुरू कर दो। जब आप 30 के 40 के हो गए, जब भी एक्स्ट्रा मनी आपके पास आई, को बोनस आया, कहीं से पैसे आए, तो आप उसको अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके पास वेल्थ जनरेट हो जाएगी। वेरी गुड पॉइंट। एक बात डिस्क्लेमर यहाँ पर कि पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट रिपीट। आप अगर नाम एक एग्जांपल के लिए लिया, उसको बिल्कुल वैसे ना करें कि यहाँ रिकमेंड किया है। तो आप अपनी होल्डिंग बता रहे हैं ना कि आपने ये किया। तो वो नहीं है, कोई हम रिकमेंड नहीं कर रहे शेयर के, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है, जो बिजनेस अच्छा लगता है, उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालते रहो। नहीं आपको नॉलेज, आप किसी अपने एडवाइज़र के पास जाओ, आपको लगता है कि वो नहीं मुझे सही गाइड कर पा रहा, कुछ नहीं करो, कोई अच्छे किसी म्यूचुअल फंड में डाल दो, SIP कर दो ना। SIP में तो और भी रिस्क कम है। मान लो किसी ने 2000 रुपये की भी SIP करी और स्कीम उसने चूज़ कर ली, चाहे इंडेक्स फंड कोई भी ABCD, तो उसका 30 से 40 कंपनियों में पैसा लगना है। वो इन द मीन वो अपने आप उसको बैंक से काफ़ी रिटर्न बेटर बना देगा, वो भी लंबे टाइम में। टाइम देना है उसको, ये नहीं है कि रोज़ देखना है। छोटी अमाउंट से शुरू करें, आराम से धीरे धीरे चलता रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस मार्केट में तो पैसा ही पैसा है। इट इज लाइक प्लांटिंग अ ट्री। आपने पेड़ लगा दिया, अगर आप रोज उसकी जड़ें खोद के देखोगे तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा। अगर पेड़ लगाया तो उसको बस पड़ा रहने दो। अच्छा। खाद पानी थोड़ा थोड़ा डालना है बीच में, जब मार्केट डाउन है तो उस टाइम पे खाद पानी के तौर पे थोड़ा कुछ और डाल दो। अविनाश जी, आपने पिछले कुछ सालों से देखा होगा कि डे ट्रेडिंग का पैटर्न बहुत चल गया। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल से भी कहती है 93% पीपल आर लूजिंग मनी डे ट्रेडिंग करके। तो आपके टर्मिनल पे, आपके स्टॉक ब्रोकिंग के हाउस में, आपके क्लाइंट्स, आप जो आपके साथ डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनको आप कैसे एडवाइस करते हो, क्या बताते हो? और आपको तो कमीशन आती है, डे ट्रेडिंग जितनी करेगा आपकी कमाई है, तो वहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं सामने आता है? पर मैं सबको मना करता हूँ। आप मना करते? मैं मना करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई, डे ट्रेडिंग करोगे, शॉर्ट टर्म करोगे तो मेरे लिए करोगे। ओके। और अगर इन्वेस्टिंग करोगे तो अपने लिए करोगे। वाह। डिसीजन आपने लेना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो प्लेटफॉर्म है। आप डे ट्रेडिंग करो, शॉर्ट टर्म करो, लॉन्ग टर्म करो, फ्यूचर करो, ऑप्शन करो, कमोडिटी करो, कुछ भी करो, क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। मैंने सिर्फ आपको गाइड करना है। मेरी सजेशन यही रहती है, मैं उनको सब चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि सेबी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसीलिए लूज़र हैं क्योंकि उनको इतनी नॉलेज तो है नहीं वास्ट मार्केट की। क्योंकि अगर आपने डे ट्रेडिंग भी करनी है तो आपके पास पहले कंपनी के बारे में रिसर्च हो, उसके बाद उसके कुछ टेक्निकल की नॉलेज हो, उसके रोज़ के उतार चढ़ाव के बारे में पता हो। वो तो किसी को पता नहीं, सिर्फ कहीं से सुना, लिया और शाम को अगर तो प्रॉफिट आ गया ठीक है, नीचे आया तो लेकर डिलीवरी रख ली, वो बाद में पता लगा लॉस में बेचा। तो डे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए, टाइम चाहिए। अब जो भी अपना बिजनेस कर रहा है, बिजनेस छोड़ के अगर स्क्रीन के सामने बैठा रहेगा, दिन में किस समय निकलना है और किस समय एंटर करना है, ये भी तो टाइम देखेगा ना, वो कई चीज़ें उसमें देखेगा। अब अगर सिर्फ इसीलिए कि सारे कर रहे हैं मैं भी करूं, ट्रेडिंग करूं थ्रिल के लिए, तो वो तो फिर किसी ने जुआ खेलना खेल ले। तरुण जी, आप क्या कहते हैं डे ट्रेडिंग के बारे में? सर मैं क्या है कि रिस्क के मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। तो एक सियाने बंदे ने बड़ी अच्छी बात कही, मार्केट में 2 तरह के लोग हैं, एक मुर्गी है और एक दाना है। आज नहीं तो कल अल्टीमेटली मुर्गी ने दाने को खाना ही खाना है। इन्वेस्टर जो है वो मुर्गी है सर। वाह। तो ठीक है, 93% लूजर्स हैं, 7% विनर है, बट उसके लिए पहले पढ़ना ज़रूरी है। ट्रेडिंग इज़ अ स्किल सेट सर। सेम चार्ट है, उसमें मैं कुछ और देख रहा हूँ, आप कुछ और देख रहे हो। पहले अपने कह लो कि भाई पहले औजार की धार तेज करो, प्रैक्टिस करो। हम सर आज कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हमने उसके लिए पीछे 20 साल 25 साल स्टडी करी, मतलब 12th भी करी है, उसके रिलेटेड कोर्स भी किया है, स्टडी करी। यहाँ पर लोग पहले दिन मास्टर होना आते हैं, वो टाइम देने के लिए कोई तैयार नहीं। एक मेंटर है मेरे, बहुत अच्छी बात बोलते हैं
जब मार्केट में आओ तो पहले 3 साल या 2 साल कोशिश करो कि आप पैसा गवाओ मत। पैसे का ना जाना, पैसे का आना है। ब्रेक इवन पे रहो, Break even पे माइनस ना जाओ, माइनस ठीक ना है। जाओ। उसके बाद आप सोचो कि आपकी कैसे आ सकता है। स्किल सेट पहले अपना स्ट्रॉन्ग करें। 7% लोग कमा रहे हैं, अब वो 7% इंस्टीट्यूशन है या कुछ रिटेल हैं, कुछ कैसे हैं, बट कहीं ना कहीं उसके पीछे पढ़ाई और हार्डवर्क है। हम टेक्निकल्स के ऊपर बाद में आएंगे। फिलहाल पॉइंट नंबर 3, दोस्तों अविनाश ने एक बात कही कि अगर ट्रेडिंग करोगे तो मेरे लिए काम कर रहे हो आप, मुझे कमा के दे रहे हो, इन्वेस्टिंग करोगे तो अपने लिए कमाओगे। ये कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं बताएगा आपको, ये इनकी ईमानदारी है जो ये कह रहे हैं कि कमीशन, जो डे ट्रेडिंग करेंगे वो कमीशन देंगे, शाम को इनको तो कुछ ना कुछ कमा के देंगे, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं बना पाएंगे। और इन्वेस्टिंग करोगे तो इनको कम कमाई होगी, लेकिन आपके वेल्थ जनरेशन में बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत ईमानदारी से थैंक यू वेरी मच अविनाश, इसीलिए आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप उन स्टॉक ब्रोकर्स की तरह नहीं हो कि जो अपनी जेब भरने में विश्वास करते हैं। आप जो ठीक समझते हो वही एडवाइस करते हो। उसका सिंपल फंडा है ना जी, कि मैंने जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी उस वक्त मुझे याद है मेरे फादर मुझे कहा करते, भाई मकान अपना, दुध अपना, कणक मैं साल दी पाती, 100-200 रुपया रोज़ का कमा ली कि जनानी के बच्चों के खर्चे वास्ते मेरे को लाना मंगना पे। उत्थों परमात्मा ने इस लेवल ते लिया है तो जरूरत कभी क्यों चीट करना है किसी को। अगर असी गाइड नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, अज इतना अगर मेरा इस लेवल ते पहुंचे, उसके पीछे एक ही कारण है कि मैं कभी किसी को गलत सलाह देने की कोशिश नहीं की, कभी किसी को चीट करने की कोशिश नहीं, लोगों को सही रास्ते दे जाया। बाकी तो करनी अपनी मर्जी है उन्होंने। मैं कहूँगा भैया सामने दीवार है, ना मारी, जिन्हें मारनी उन्हें टक्कर मारनी है। जड़ी तेन मैं 10 एग्जाम्पल आया बंदा, उन्होंने मना किया कि भाई एक कंपनी च ना लगाई, थोड़ा वेट कर। चला गया बाहर, थोड़ी देर बाद फिर आ गया, अच्छा यार खरीदना नहीं तो बेच ही दे करना है कुछ ना कुछ। बस वो फिर कोई भी करेगा, अपनी कोशिश आई है बचाओ। इन्वेस्टर बचा रहेगा, बिजनेस मेरा अपने आप बढ़ेगा, तो लेटर सूनर मेरे को आएंगे ही ना। आपने कहा आप सलाह बुरी नहीं देते, कोशिश अपने वालों। तो मुझे याद है एक बार आपने सलाह दी थी कि कल होमवर्क करके ना आ, कोई बात नहीं, कल मास्टर चेक नहीं करेगा। तो मैं नहीं करके आया था, मुझे डंडे पड़ते थे और तूने अपना होमवर्क किया हुआ था। ये गलत सलाह मुझे आपने दी थी, मुझे 50 साल पहले, मुझे 50 साल पहले दी। जीतू राम मास्टर था, डंडे मुझे उससे पड़े थे। उस वक्त कोई ना कोई दिमाग च खुराफात तो रहंदी सी। तब हम दोस्त नहीं थे खास, नहीं खुराफात रहंदी सी ना कि दोस्त दी टांग भी तो खिंचनी चाहिए। इंसान गलती से सीखता है, वहां से सीख के शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੰਡੇ पे, मैं भी खाई सी। ਮੈਨੂੰ याद है कि मेरे टीचर ने एक बार ਸਮ ਦਿੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੈਠ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇੜਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ खूब ਧੁਨਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ। सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ही नहीं, मैं भी। दोस्तों जब बचपन के दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो इनसे पंजाबी निकल रही है, तो हिंदी का चैनल है, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि ज़रा हिंदी में बात करें, बीच बीच में पंजाबी निकल जाती है आपकी। तो अब हम ये बात करेंगे, आप हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट को अगले कुछ साल में कहाँ देखते हैं कि क्या ये ओवर प्राइस्ड है आज की डेट में स्टॉक मार्केट, और टेक्निकल्स क्या कहते हैं तरुण जी, और आने वाले वक्त में कौन से सेक्टर्स आप सोचते हो कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकते हैं गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन? आपके चैनल के थ्रू पहले मैं एक लोगों की एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के ऊपर बोलना चाहूँगा। जैसा इन्होंने बताया, लोग आते हैं विद एन इंटेंशन कि हाँ मेरा पैसा बहुत जल्दी बढ़े, बहुत जल्दी ग्रो करे। रियलिटी क्या सर, एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक मार्केट अपनी जीडीपी और उस इन्फ्लेशन, इसके सम के आसपास एवरेज रहती है। फॉर एग्जांपल एक कंट्री में लगभग 6% की जीडीपी ग्रोथ है और 5% इन्फ्लेशन है, तो लॉन्ग टर्म में मान के चलिए 11 से 12% की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हमारी, और हमारा इंडेक्स उसको कंप्लाई भी कर लो। हो सकता है किसी साल मार्केट ने बहुत अच्छा करा, किसी साल बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और ये हुआ है पास्ट में, जिस साल बहुत अच्छा किया उसके बाद 1-2 साल म्यूटेड आते हैं। तो पहले तो लॉन्ग टर्म में अपनी एक एक्सपेक्टेशन इसके आसपास सेट करें, स्टडी करें हमारी जीडीपी और इन्फ्लेशन की क्या फोरकास्टिंग आ रही है, हमारी अथॉरिटीज़ क्या दे रही हैं, उसके आसपास इसको एक्सपेक्ट करें। देन टेक्निकल्स की बात बोली आपने सर, टेक्निकल्स को बनाने वाले कौन है? फंडामेंटल्स, राइट। बेसिकली क्या है कि मैक्रोस
कंट्री का कैसी सिचुएशन है, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स, और फिर बड़े लोगों का पैसा, ये चीज़ ड्राइव करती है टेक्निकल को भी। जो कैंडल बन रही है किसी की बाइंग सेलिंग से बन रही है, मेरे 100 शेयर या 50 शेयर बाई करने से नहीं बन रही। इट हैपन्स जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन उसमें हज़ारों शेयर बाई करता है, और इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन क्राइटेरिया कहीं ना कहीं फंडामेंटल और अर्निंग्स ही होता है। हिंदी में कहावत है कि कमाऊ पूत की वैल्यू है, सेम अप्लाइज हियर। लॉन्ग टर्म में जो प्राइस है दैट इज़ अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। राइट। छोटे टाइम में सेंटीमेंट काम करेगा, न्यूज़ आ गई, बट अगर उसने कमाई नहीं करी तो वापस नीचे भी पटकेगा उसको। तो टेक्निकल्स कहीं ना कहीं आर बैक्ड बाय फंडामेंटल्स। कहते हैं कि ना पता होते हुए भी किसी को खबर पता होती है। कुछ ना कुछ किसी बोर्ड में 4 बंदों को तो पता ही है कि क्या करने वाली है कंपनी। टेक्निकल्स आपको थोड़ा हेल्प करते हैं उसको शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे अपने फंडो टेक्निकल करके आज नया कंसेप्ट आ रहा है। अच्छा। कि आप फंडामेंटली अच्छी कंपनीज ढूंढिए, उसके बाद उसमें देखिए कि भाई टेक्निकली कौन सी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास एक क्वेश्चन होगा। मैंने ब्लाइंडली किसी कंपनी में मैंने टेक्निकल देखा, हाँ, पैसा डाल दो उसमें, बट अगर उसके अंदर जान भी होगी कंपनी में तो मेरा सेफ्टी पॉइंट बढ़ जाता है। तरुण जी ने मेरी बात को एंडोर्स किया, जो मैं काफ़ी समय से, जब से वीडियो बनानी शुरू करी, स्टॉक वाली लोगों को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि स्टॉक को चलाने वाले फंडामेंटल्स होते हैं। स्टॉक की अर्निंग क्या है, उसका प्रमोटर कैसा है, उस किस सेक्टर में है, सारे फंडामेंटल्स काम करते हैं। टेक्निकल्स को बनाने वाला ही फंडामेंटल्स हैं। तो आप टेक्निकल्स को शॉर्ट टर्म पे, डे ट्रेडिंग वाले कैंडल्स, ये वो कैंडल्स को, जैसे इसने बताया कैंडल्स कैसे बनती हैं, फंडामेंटल से ये सब कुछ होता है। तो आप फंडामेंटल्स को फॉलो करो। इन्होंने मेरी बात पे मोहर लगा दी आज कि टेक्निकल्स देखो लेकिन फंडामेंटल्स पे रिलाई करो। थैंक यू वेरी मच तरुण। मैं काफ़ी देर से लोगों को यही समझा रहा हूँ। लोग चार्ट्स बेच रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, ये चार्ट 1 लाख रुपए का कोर्स चार्ट से या कैंडल से ये बना देंगे, ये बन जाएगा। तो लोग पैसे पे करके कोर्स ले रहे हैं और उसके बाद कमा भी नहीं पा रहे। खाली टेक्निकल से आप कैसे कर सकते हो? सारा कुछ ठीक है, एक बड़ा इन्वेस्टर आ गया, उसने उस दिन एग्जैक्टली बाइंग, उसको प्रॉफिट बुक करना है, बिल्कुल, उसने 1 लाख शेयर बेच दिया तो सारा का सारा चार्ट बिगड़ गया। राइट। तो खाली चार्ट जो है वो इस तरह धोखा देता है। तो देखो उसको भी, पर वही बात कि फिर आप वाली के पहले फंडामेंटल्स, फिर चार्ट देखो। अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है, बड़े इन्वेस्टर ने पैसा निकाल भी लिया, तो वो 2, 4, 6 दिन में फिर वापस लेवल पे आ जाएगा। पर खाली उसके ऊपर लाई करके इंट्राडे करना या वो करना, वो गलत है। फिर वही बात है कि इन्वेस्टर है, अगर संभाल लिया, बेसिकली कंपनी अच्छी है, आज किसी बड़े ने बेचा है, कोई नहीं, थोड़ा सा 5%, 4% नीचे आ गया, फिर अपने लेवल पे आ जाएगा, उसकी वैल्यू रहेगी, वैल्यू नहीं जाएगी। और खाली वो जो आपका काफ़ी सारे लोग टेक्निकल देख के इंट्राडे करने की कोशिश करते हैं, रोज मैं कुछ कमा के ले जाऊँ, राइट। अल्टीमेटली 93% में वो शामिल हो जाते हैं। और सिखाने वाले ये क्लेम करते हैं कि डे ट्रेडिंग के मैं आपको चार्ट समझाऊंगा और आप गारंटेड पैसा बना लोगे। उन्होंने तो चार्ट बेचना ना यार अपना। हाँ, लेकिन आप क्लियर करो इस बात को, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग झांसे में आके, लाखों करोड़ों लोग, इंडिया के लाखों बच्चे वो ये सोचते हैं कि मैं 2000 डाले, शाम को मैंने 4 बना के चला गया और ये तो इजी काम है। तो आप प्लीज, आप क्योंकि आप स्टॉक ब्रोकर हैं, आप लाखों लोगों को देख चुके हैं काम करते हुए, तो बताइए प्लीज। हमने तो यही बात अभी तरुण ने जो कही कि मैं हर आदमी को यही कहता हूँ, भाई मुर्गी और दाने की एग्जांपल दिमाग में बैठा लो। अल्टीमेटली आप जो डे ट्रेडर है यार, रोज सोचता है कि मैं टेक्निकल देख के कमा लूंगा, वो दाना ही बनेगा। राइट। तो ये तो अब इन्वेस्टर ने, हर एक ने अपने दिमाग में बैठाना है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। रोज ऐसा कौन सा काम है कि मैंने 10 डिसीजन लिए और 10 के 10 ठीक हो जाएं? ठीक हो ही नहीं सकता। मैं भगवान हो जाऊंगा अगर 10 के 10 होंगे। मैं टेक्निकल देख के अगर कर लिया तो 2 ठीक हुए, 4 ठीक हुए, 6 ठीक हुए। फिर अगर उसकी अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, वो एक ट्रेड में सारा दे देगा, 8 ट्रेड का कमाया हुआ, 9 ट्रेड का कमाया हुआ। अब रिस्क मैनेज करना भी जरूरी है। वो चीजें सारी नए इन्वेस्टर नहीं समझते, जो इसने अभी पहले कहा कि अभिमन्यु आ गए चक्रव्यूह में, और नॉलेज पूरी नहीं है, समझे नहीं, फंडामेंटल्स नहीं पता, मार्केट का नहीं पता, सुना कि भाई जिस तरह वो तो कहते हैं बहुत इजी मनी है, डब्बे में पैसे हैं, हाथ डालूंगा निकाल लूंगा। ये इन्वेस्टर्स को समझना, नए बच्चों को समझना पड़ेगा। इतनी बड़ी वास्ट मार्केट है, इतना इसमें स्कोप है, पर सिर्फ अपने आप को
पहले तैयार करो, नॉलेज लो, उसके बाद आओ इन्वेस्टर बन के आओ, पैसा तभी बनेगा। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जी। मे और मे नॉट हैपन। व्हेन इट्स नॉट हैपनिंग फॉर यू, वहाँ पर एग्जिट करना भी ज़रूरी है। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट तो बुक हो जाता है, लॉस लेके घर जाते हैं और अगले दिन वो और मैग्नीफाई होता है। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मे और मे नॉट हैपन। दो assumptions हैं ट्रेडिंग, हिस्ट्री विल रिपीट और मे और मे नॉट रिपीट। राइट। पास्ट देखना कि हाँ ये यहाँ पर ऐसे डोजी कैंडल बनी थी, इसके बाद इसका हाई क्रॉस किया तो वेरिएशन होती है। जब आप प्रेजेंट में उसको देखोगे, अगली कैंडल आपके सामने नहीं है, दैट्स वेयर योर साइकोलॉजी प्लेस। वहाँ पर जब दिल की धड़कन ऐसी होती है कि यार यहाँ कम मैं काट दे, वो एक कह लो स्किल सेट आना, दैट टेक्स लॉट मोर टाइम। वही बात उनकी कि 2 से 3 साल ब्रेक इवन पे रहना है, उसके बाद कमाने का सोच है। मुर्गी बनो, दाना मत बनो। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा तो कुछ है ही बस बात तो फिर ये जो भी मार्केट में आ रहा है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उसको अपने दिमाग में ये चीज़ बैठानी पड़ेगी कि भाई इन्वेस्टिंग है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ। समुंदर तो वही है, कोई मछली पकड़ने जाता है, कोई मोती निकालने जाता है, कोई सिर्फ स्कूबा डाइविंग करने जाता है। अब आपने क्या करना है वो तो आपका माइंडसेट ही करेगा डिसाइड। ना जी, आपने कहा कि डब्बा है स्टॉक मार्केट, बहुत सारा पैसा है उसमें, नोट है, नजर भी आ रहे हैं, आप हाथ डाल तो देते हो, तो डे ट्रेडर जैसे हाथ तो डाल देते हो, लगता है कि मैं टच कर रहा हूँ पैसे को, लेकिन उस हाथ को जब आप मुट्ठी में नोट फंसा लेते हो, बाहर हाथ नहीं निकलता, तो निकलना बहुत मुश्किल है। पैसा है, नजर आ रहा है, वो सब लोग बस फिर खाली हाथ करके बाहर निकलता है, जितना हाथ में था वो भी अंदर रह जाता है। यस। तो ये चीज़ तो इन्वेस्टर को टाइम के साथ समझ आएगी। जब तक अपने माइंड को वो इस लेवल का ट्रेंड नहीं करेगा, या किसी एडवाइज़र के पास नहीं बैठेगा, किसी बुजुर्ग के पास बैठ के समझे पहले कि भाई मार्केट है क्या, कैसे बनाना है पैसा। पैसा तो बनेगा इसमें, मार्केट में पैसा हमेशा बनता है। आपने भी देखा कितने सालों से हम कर रहे हैं, बन रहा है पैसा। मगर सिर्फ यह है कि आपकी पेशेंस, आपकी स्किल, आपका हौसला, थोड़ा सा के सब्र, वो कई चीज़ें इसमें काम करेंगी। पैसा बहुत है इसमें, कोई शक की बात नहीं। हम लोग इसी स्टॉक मार्केट से बने हैं, जो बने हैं आप लोग बिल्कुल बने। और मेरे पास ऐसे लोग हैं कि जो आते हैं, कहते हैं कि यार घर में रोटी नहीं थी खाने को, हम 10 भाई बहन थे, जो सबसे बाद में आता था उसको रोटी नहीं मिलती थी, आज उनके पास करोड़ों रुपए के शेयर हैं। मेरे टीचर आते थे, वो कहते मैं किसी को ट्यूशन पढ़ाता था, किसी के अपने क्लाइंट के बच्चों को, 6 महीने हो गए उसने फीस नहीं दी। कहता यार बिजनेस मंदा चल रहा है, ऐसे कर ये 200 शेयर ले जा, ABCD कंपनी जो भी उसने दे दी। कहता यार तेरे पास 6 महीने के एडवांस, ये 10,000 के शेयर हैं, 5,000 तेरी फीस पुरानी है, 5,000 आगे एडवांस की आ गई, 1 साल की तेरे पास फीस आ गई। कहता अब मैंने पकड़ भी लिए क्योंकि पैसे नहीं थे। कहता मैं लेके सारे रास्ते सोचता आया कि यार क्या मिल गया मेरे को। कहता मैं किसी शेयरों वाले के पास गया, उसको मैंने दिखाया, कहता यार ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है, इसको अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ले, बेचियो ना। इस बात को 30 साल हो गया। वो बंदा आज कहता है जी इस 200 शेयरों से मैंने अपना घर बनाया, बच्चों की शादियां करी, और आज मुझे 5-6 लाख रुपए हर साल डिविडेंड आता है उस कंपनी का। कंपनी का नाम नहीं, चलो नाम तो नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि फिर वो कई चीज़ें आ जाती हैं उसमें, मगर कहने का मतलब है कि अगर आपने सही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और हौसला रखा तो इतनी वेल्थ बन सकती है। 200 शेयर से उसने घर बनाया, सारी ज़िंदगी बनाई। तो ये इतनी वास्ट मार्केट है, इसमें इतना कुछ आ सकता है। सिर्फ बात वही है कि आपको एक बार सही सिलेक्शन कर लो, थोड़ी नॉलेज ले लो किसी से, और उसके बाद बैठ जाओ लेके। ये मार्केट की खूबसूरती है और आने वाले टाइम में भी बनेगा। इंडिया की इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है वर्ल्ड में, तो क्यों नहीं आएगी ग्रोथ यहाँ। ठीक है, टाइम के साथ तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, कभी कोई इशू आ जाएगा, कभी कोई इशू आ जाएगा, बाजार 2 साल नहीं परफॉर्म किया। अविनाश जी, नॉर्मली आप इतने लोगों को देखते हो, कौन से उनके वीक इमोशंस हैं जो उनको गलतियां करने पे मजबूर करते हैं, और कौन सी कॉमन गलतियां 2-3 ऐसी बताइए जो आम इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स करते हैं। गलतियां अगर मैं कहूँ तो 2-3 तो जो मेन हैं। एक तो सबसे पहली के जहाँ उन्होंने 2-4-6 महीने आए मार्केट में, उसके बाद वो अपने आप को मास्टर समझने लग पड़ते हैं। ओके। कोई उसको समझाएगा कि यार नहीं तैन नहीं पता। मेरे को कई
कई बार आए इन्वेस्टर, उनको समझाया यार इतनी स्पीड नहीं पकड़, आराम से कर, तेरे 2-3 अगर ठीक आ गए स्टॉक तेरे पास तो। कहता नहीं जी आप बड़े कंजर्वेटिव, आप धीरे धीरे चलते हो, स्पीड उनकी तेज हो जाती है। नंबर 2, उनके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता कि भाई अगर मेरा डिसीजन गलत हो गया तो मुझे एग्जिट कहाँ करना है। लॉस वाली एंट्री लंबे खींचेंगे, रखेंगे, प्रॉफिट वाली जल्दी बुक करके भाग जाएंगे, जो मैक्सिमम इन्वेस्टर गलती करते हैं। मैं उनको समझाता हूँ यार प्रॉफिट जो शेयर ऊपर जा रहा है इसमें एवरेज बनाओ, 100 का 110 हुआ, तेरा 100 वाला डिसीजन सही था, इसको 110 में और ले। इन्वेस्टर उल्टा करता है, 100 वाले को 110 में भेज देगा, जो 90 आ गया वो गलत डिसीजन को जस्टिफाई करता है, उसमें पैसा और डाल लेगा। जबकि उल्टा है, जो लॉस में आ गया उसमें से जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करो, उसको करेक्ट करो। जो सही डिसीजन है उसमें और अपना स्टेक बढ़ाओ। दूसरी बात। तीसरा, जिस वक्त इन्वेस्टर को थोड़ा सा प्रॉफिट होता है फिर वो लीवरेज पोजीशन, ब्याज पे पैसा ले लो, इधर उधर से पकड़ लो, जहाँ से देखा बाजार तेज है यार, 6 महीने हो गए, मैंने तो पास इतने पैसे मैं मैनेज कर सकता था, फाइनेंसिंग करवाई, वो चीज़ फिर मारती है इन्वेस्टर को, जो सबसे बड़ी गलती। अविनाश जी ने ऐसी बात बताई, 3 बेसिक गलतियां, शायद ही कोई स्टॉक ब्रोकर या कोई एक्सपीरियंस्ड स्टॉक में काम करने वाला ये बातें नहीं बता पाएगा। पहला, उन्होंने ये कहा कि सीखते ही थोड़ा सा काम करते वक्त, उसके बाद आप अपने आप को मास्टर समझने लग जाते हो कि मुझे सब कुछ आता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तब जितना कमाया था उससे डबल ट्रिपल 4 गुना लॉस करते हो, क्योंकि देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू एक्सपीरियंस। आप उसको फील करो मार्केट को, 2-4 महीने में आपने मार्केट को फील नहीं किया होता प्रॉपरली, आपको अप्स एंड डाउन नहीं पता होते मार्केट के। दूसरी इन्होंने बात कही कि आप लिवरेज मत लो, थोड़ा सा पैसा कमाया उसके बाद आप उधार पकड़ के इधर से उधर से पैसा इकट्ठा करके और मार्केट में झोंक देते हो। तीसरा, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर आपका गलत डिसीजन हो जाता है तो उसको, गलत डिसीजन को एक्सेप्ट कर लो, उसमें से निकल जाओ। 100 का शेयर 90 हो गया, कोई बात नहीं, 10 रुपये नुकसान करके निकल जाओ, और जो ऊपर जा रही है मार्केट या ऊपर शेयर जा रहा है उसकी तरफ ध्यान दो। 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं 100% एग्री करता हूँ अविनाश, ये तीनों निचोड़ हैं जो आम इन्वेस्टर करते हैं। तो थोड़ा सा बस ये इन्वेस्टिंग क्या है, माइंड तो हमने लगाना है ना, सिर्फ सोचना ही तो है यार। अच्छा, दूसरा, मैं सभी को यही समझाता हूँ कि इस चीज़ को धीरे धीरे समझो और इम्प्लीमेंट करो। मेरे से सुन के जाते हैं लोग सारे, पर उसको फिर इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद एक जो मेन हम कह रहे थे कि जिस वक्त भी आते हो मार्केट में, पहले घर से पूरा प्लानिंग करके आओ। मैंने कितना पैसा डालना है, मेरे पास घर में कितने पैसे हैं, मैंने आगे कितने और इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास रिकरिंग इनकम क्या है, उसको सब चीज़ों को लोग भूल के आते हैं। मेरे पास अगर मैं आया हूँ, मेरे पास नया इन्वेस्टर को आया, मेरा पहला क्वेश्चन क्या होता है कि तेरा काम क्या है, बिजनेस क्या है तेरा, पैसा कितना है तेरे पास, तो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है। अब उसके पास पैसा तो है 1 लाख, कहता है जी 1 लाख लगा दो सारा का। मैं कहता हूँ भाई तेरी मान लो कल 2 महीने तनख्वाह नहीं आई तो क्या करेगा, फिर कहेगा शेयर बेच दो, तो इसकी एफडी करवा दे, अपने पास कम से कम 6 महीने का बैकअप रख अपने खर्चे का। उसके बाद जो तेरी इनकम है उसमें से रेकरिंग निकाल, हर महीने जो तेरी सेविंग है उसको इन्वेस्ट करके तेरे को तकलीफ नहीं होगी, तो उसके उतार चढ़ाव नहीं देखेगा। जब 1 लाख इकट्ठा लगाता है इन्वेस्टर तो उसको रोज होता है यार लाख रुपए लग गया, इसका घट गया बढ़ गया। और अगर उसने अपनी सेविंग में से 5,000 या 10,000 लगाए हैं, उसको वो रोज ट्रैक करेगा, अगर 10 का कभी 9.5 भी हो गया तो उसको इतना स्ट्रेस नहीं आएगा दिमाग में। ये चीज़ इन्वेस्टर को समझनी जरूरी है कि अपने पास पहले अपना बैकअप रखे, उसके बाद अपनी सेविंग से पैसा रेगुलर थोड़ा थोड़ा डालता रहे, वो उसको कभी भी पैनिक में नहीं आने देगा। आप रिवर्स मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया सबसे पहले तो पहली चीज़ कि मैं इस मार्केट में अगर आ रहा हूँ तो मेरा गोल क्या है, मेरे को पैसा कब वापस चाहिए। इंडिया में हम आज एक डेफिनेशन बन गई है कि 1 साल तक अगर मेरा पैसा लगा तो वो लॉन्ग टर्म है। टैक्स के हिसाब से डेफिनेशन है सर। कंपनीज आपका बिजनेस टाइम लेता है ग्रो करने, और 12 महीने एक जैसे नहीं रहते, मंदा भी आएगा तेज़ी भी आएगी। अगर मैं अपना बिजनेस की बात करूँ, मेरे किसी महीने कमाई नहीं कि मैं बिजनेस बंद कर देता हूँ, बिल्कुल नहीं करता। ठीक है। वही बात अगर मैंने किसी कंपनी में हिस्सा लिया है तो मेरे को उसको बंद नहीं करना। उसके लिए कैसे हो सकता है पॉसिबल कि मैं वही पैसा डालूं जो मेरे को नहीं चाहिए। अक्सर जनता आती है कि शॉर्ट टर्म के पैसे को डाल दिया मार्केट में। जब मार्केट आपको पैसे की जरूरत पड़ी, मार्केट उस टाइम डाउन है, तो आपका क्या हुआ कि ये मार्केट तो ख़राब है, इसमें से पैसा नहीं बनता। आप पहले ही आप देखिए कि आपका महीने का खर्चा कितना है, आप उसमें से कुछ पार्ट अपना पहले 2-3 महीने का खर्चा रखिए।
कुछ पैसा ऐसा रखिए जो मेरे को अगर 6 महीने में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई उसमें यूज़ करूँगा। उसके बाद अपनी सेविंग से लगाइए। उससे क्या होगा, एक तो आपको कभी प्रेशराइज नहीं होगा कि हाँ मेरे को निकालना है तो फिक्स इंस्ट्रूमेंट पड़ा है ना आपके पास, आप वहाँ से यूज़ कीजिए। तो ये पहली सबसे बड़ी मिस्टेक है कि शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में डाल देना। ओके। दूसरी चीज़, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बोलूँगा, बहुत सारे लोग आजकल इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करने लग गए। यस। उनको नहीं पता कि उसकी रिटर्न क्या है, उनको नहीं पता कि उसका खर्चा क्या है, बट चल रहा है ट्रेंड। क्यों? ईजी एक्सेस है, ईजिली अवेलेबल है, तो इनडायरेक्टली उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें, मिक्स मत कीजिए दोनों। तीसरा, लीवरेज का पॉइंट। मैंने जैसा बताया, अगर जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन मेरी कंट्री कर रही है तो सर उससे ज़्यादा तो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट्स आर ओके। तो इफेक्टिवली अगर मेरी कंपनी ने 6 महीने कुछ नहीं किया तो आई एम ऑलरेडी इन 6 और 7 और 8 और 10 जो भी इंटरेस्ट रेट है उतने % का लॉस। वो रिकवरी के लिए मैं चक्कर में फंस गया। तो वही बात की लीवरेज। तीसरी चीज़, डोंट मिक्स योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अपना लॉन्ग टर्म का पैसा शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डालना। लीवरेज आपको किसी भी खराब दिन खा जाएगा। उसके बाद एसेट एलोकेशन, इट मे टेक 1 बैड डे टू वाइप ऑफ योर पोर्टफोलियो। कोविड में हुआ, जिस दिन मार्केट बैक टू बैक गिरी, लोग नहीं संभल पाए, नहीं था रेडीली कैश अवेलेबल, सौदे कटे लोगों। ऐसा अनफोर्सिंग इवेंट आप मान के चलो कि कल ही आएगा, मेरे पास क्या तैयारी है उसके लिए। प्लान योर वर्स्ट डे इन योर बेस्ट डेज करके चलो। तो एक दोस्तों इन्होंने बात बहुत अच्छी कही, मैं भी बताता होता हूँ लोगों को। इंश्योरेंस, लोग जैसे LIC है उसकी पॉलिसीज़ कर लेते हैं, मनी बैक पॉलिसी है, होल लाइफ इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, आप उसको इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हो तो वो बड़ी बैड इन्वेस्टमेंट होती है। इंश्योरेंस लो, सिर्फ प्योर इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लो, लाइफ इंश्योरेंस, इन केस यू डाई पैसे आपके परिवार को मिलते हैं। तो इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के तौर पे लो, बाकी जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट के लिए है उसको सेपरेट रखो। कभी भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स ऐसे मत लो जो आपको रिटर्न, इंश्योरेंस कभी आपको रिटर्न नहीं देगी। ये बात लोगों को समझ नहीं है। LIC ने इतना ज़्यादा लोगों को बेचा, एजेंट रखे हुए हैं, मिस सेलिंग, प्रीमियम, यस, ओवर सेलिंग, प्रीमियम क्योंकि उनको कमीशन मिलती है। मैं लाइफ इंश्योरेंस में रहा अमेरिका में, मैंने 7 साल की जो इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहा है ना क्लाइंट, वो सारी हमारी कमीशन, मेरी और मेरे मैनेजर की कमीशन 7 साल की तो उनका सारा पैसा हमारी जेब में आया। उसके बाद उनकी सरेंडर वैल्यू बननी शुरू हो गई। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी इंश्योरेंस ना यूज़ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट विल मेक ए बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। और आपने कहा लीवरेज, किसी काम के लिए आप पैसा लेते हो, उसका ब्याज अगर आप 18%, 12%, 14% दे रहे हो तो पहले तो आप 18% वो कमाओगे, उसके बाद जो बचेगा वो आपकी कमाई होगी। और वो अगर 6 महीने मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया वो तो लॉस में ही आ गया पोर्टफोलियो मेरा पहले दिन से, तो वो फिर प्रेशर में आके और अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आने ही आने होंगे बिल्कुल। आप प्लान कितना कर लोगे, से कुछ वॉर ट्रिगर हो गई इंटरनेशनली तो आपका तो मीटर घूमना ही है। आप उन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। आजकल तो एक और बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रम्प साहब, किस दिन क्या बोल देना है पता ही नहीं, और उससे अगले दिन से मार्केट का क्या इम्पैक्ट आ जाए। अब वॉरेन बफे कहते हैं बहुत नॉलेजेबल इन्वेस्टर है, उन्हीं का है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। राइट। क्यों? कहीं ना कहीं उसके पीछे कहीं तो रिस्क इन्वॉल्व है। मैंने सबसे सेफ चीज़ उठा ली, सबसे सेफ कंपनी उठा ली, सब कुछ अपनी तरह ठीक किया, सिर्फ कुछ सर्कमस्टांसेस तो मेरी और आपकी रीच से बाहर है। कल को MD ने रिजाइन कर दिया, कुछ भी मिस हैपनिंग हुई, कोई एक्सीडेंट चैट GPT आ गया सर, कितना डिसरप्शन आ गया एकदम से। तो ऐसे अनफोर्सिन इवेंट्स तो कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया जाए? एक आदमी आपके पास आता है, एक आम इन्वेस्टर का आप मुझे बना के दीजिए प्लान। अगर 100 रुपये आपके पास लेके आता है कि भैया मैं आज, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं आया हूँ आपके पास, आप उसका 100 रुपये को कैसे एलोकेट करोगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि क्या आपके पास टर्म और मेडिकल इंश्योरेंस है? ओके। क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस बहुत सेविंग्स खा जाता है, कभी खुदा ना करे ऐसा कोई। दूसरा चीज़, आपका जो मंथली एक्सपेंस है अनअवॉइडेबल, घर के राशन है, बच्चों की फीस शामिल, आप उसका 3 से 4 गुना अपना एक लिक्विड फंड में या स्वाइप इन FD में रखें। कभी भी कुछ ऐसा हुआ कि भाई ठीक है इस महीने बिजनेस कम है या इस महीने सैलरी नहीं आई, कोविड में जॉब नहीं आई 2-2 महीने 3-3 महीने, कई लोगों की जॉब गई, तो उसके लिए 3 से 4 महीने की सेविंग अपनी लिक्विड रखिए, इमरजेंसी फंड जिसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे 6 से 7 महीने का आप फिक्स इंस्ट्रूमेंट में डालिए किसी,
जो मेरे को पता है कि हाँ अगर 7 से 8 महीने में कुछ रिसेप्शन होगी, किसी रिश्तेदार ने मांगा, तो मेरे पास वो पैसा है उनको मूव करने का। उसके बाद अब अपनी इनकम में से कुछ पोर्शन स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे डाइवर्ट करना शुरू कीजिए। आपको नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। ये तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें कि आपको फंड मैनेजर्स मिलते हैं, वो आपके बिहाफ पे सारे डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट। दे हैव देयर रिसर्च टीम, प्रॉपर काम कर रहे हैं। आप उसमें एलोकेशन स्टार्ट कीजिए। कुछ एलोकेशन गोल्ड में भी रखिए ज़रूर, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, फैमिलीज़ को वेडिंग पे गोल्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत अच्छा मेरे को इनका डिसीजन लगा जब मेरी सिस्टर की मैरिज से कुछ 8-9 साल पहले ही स्टार्टिंग बाइंग गोल्ड एवरी मंथ। अच्छा। अब उसमें क्या है कि एकदम बर्डन नहीं आता, आपका थोड़ा थोड़ा जुड़ता रहा, एवरेज आउट होता गया, आपको रेट की टेंशन नहीं। तो इस तरह अक्रॉस एसेट क्लासेस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, अपने गोल सेटिंग कीजिए और बेस्ड ऑन दैट आप आज ही डिसीजन लीजिए। उसमें छोटा छोटा निकलता रहेगा, पता भी नहीं लगेगा। सिंपल एक जो फंडा है कि 100 रुपये हैं तो एज जितनी है आपकी उतना फिक्स इंस्ट्रूमेंट, बाकी इक्विटी। अगर मेरी एज 50 साल है, यंग बच्चों की बात करें, 30 साल की 30 एज साल है का तो बस किसी की, 25-30% वो जिस तरह से कहा कि 6 से 8 महीने का 10 महीने का इमरजेंसी फंड रखे, बाकी इक्विटी में मूव करे। तो उनके बाद अगर आपके पास 100 रुपया बच गया गया तो फिर आप उसको कैसे एलोकेट करोगे? उसको सिंपल हम कहते हैं कि भाई तू कम से कम 10% तो गोल्ड में रख ले, ओके, 20-25% डेट इंस्ट्रूमेंट में रख ले, ठीक है। और बाकी का आप 50 से 60-70% जो है उसको इक्विटी में मूव करो। नॉलेज है, इक्विटी में आओ। कोई आपको सही गाइड एडवाइजर मिल गया, इक्विटी में डायरेक्ट लगाओ या म्यूचुअल फंड में चले जाओ। म्यूचुअल फंड में SIP लगा लो, रिस्क नहीं लेना आपने। कोई स्कीम आपके प्लानिंग के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से, आपके टेन्योर के हिसाब से वो चुन देगा। उसमें हर महीने डालते रहो। 40 से 50 कंपनियों में पैसा लगेगा। अगर मैंने 20,000 की भी SIP करी तो मेरा वो 50 कंपनियों में पैसा लग रहा है, तो मेरा रिस्क कहाँ रहेगा? रिस्क बहुत कम है उसमें। तो ये उसके बाद हर आदमी का अपना सर्कमस्टांसिस हैं, उसके पास कितने फंड्स हैं, कितना उसके पास टाइम है, कितनी वो वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकता है, कितनी वो नॉलेज लेता है, फैमिली डिपेंडेंट्स कितने हैं। तो वो सारी फैक्टर हर इन्वेस्टर के लिए अलग अलग हैं, उसकी प्लानिंग उसके हिसाब से। तो मगर कॉमन ये करे वो जो 2-3 चीज़ें अपनी टर्म प्लान रखे, मेडिकल रखे, अपने इमरजेंसी फंड रखे, उसके बाद पैसे को मूव करे आराम से बैठ के। जो भी एडवाइज़र उसका जिस तरह प्लानिंग करे, कुछ गोल्ड में, कुछ डेट में, इक्विटी में डायरेक्ट रखे या म्यूचुअल फंड में रखे। अगर वो टाइम दे सकता है तो डायरेक्ट इक्विटी में आए। अगर वो कहता है यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं, ना मैं दिमाग लगाना चाहता हूँ, तो फिर चुपचाप म्यूचुअल फंड के स्कीम्स देखे, उसमें SIP कर दे, लमसम लगा दे, जैसा उसने लगाना है। इक्विटी में डायरेक्ट लगाएगा तो उसको थोड़ा सा इन टच रहना पड़ेगा, ट्रैक रखना पड़ेगा। कंपनी में कोई बैड न्यूज़ आ गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई उसका फाइनेंस, कोई रिज़ाइन कर गया, उसका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अनसर्टेनिटी तो हर वक्त है। और मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। उसी चीज़ का मार्केट में पैसा यस, रिटर्न तभी किसी बिजनेस में करो 10-15% से ज़्यादा रिटर्न नहीं आता। यहाँ पे लोगों ने 40-40% रिटर्न नहीं। एक स्मॉल कैप में मैं किसी दोस्त का बैठा हुआ था, उनकी वाइफ मुझे कह रही थी कि पैसा, मैंने कहा 30% की, कहती है 36%। तो बंधन करके कोई स्मॉल कैप फंड था, 36% रिटर्न उसने पिछले 5 साल में दिया। ECG में जिगजैग अच्छा है, स्ट्रेट लाइन आ गई तो सही। तो मार्केट में से रिटर्न ही इसकी है वॉलेटिलिटी। अगर स्मूथ होगी मार्केट, बिल्कुल स्ट्रेट चलने लगी, तो फिर तो राइट। तो इसीलिए हम रिस्क लेते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि रिटर्न हमें मार्केट से ज़्यादा चाहिए। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जो कोविड से बाद बाजार बड़े अच्छे चले, तो कोई सज्जन आए, उनकी SIP कर दी, तो उन्होंने कहा जी 20,000 की करनी है। मैंने कहा अच्छा यार, 1 में ना करो, आपकी 3 कर देते। तो उसकी मैंने प्लानिंग करी। ओके। तो 6 महीने बाद मुझे फ़ोन आ गया, कहता भाटिया जी तुसी ना 2 स्कीम तो आपने बहुत बढ़िया चुनी, एक स्कीम अच्छी नहीं है, अच्छा, एक गलत आपने चुन दी। मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है तू? मैंने उसका पोर्टफोलियो खोला, देखा उसके पोर्टफोलियो की रिटर्न आ रही कोई 26-28%। अच्छा। मैंने कहा यार, एक की रिटर्न 40%, एक की 33% और एक की 22%। मैंने कहा यार तेरे पोर्टफोलियो ठीक तो चल रहा है, कौन सा ठीक नहीं है? कहता यार ये 22 वाला ठीक नहीं आपने चुना, 40 और 33 वाला तो ठीक है। मैं कहा भाई तेरे को मैंने समझाया था कि 12 से 15% की रिटर्न आएगी लॉन्ग टर्म में, और तू 22 वाले को भी कह रहा है कि गलत है। तो ये इन्वेस्टर का माइंडसेट है, वोलाटिलिटी करके। क्योंकि मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई ये जो दौर है ना, ये एक्सेप्शनल टाइम है, लॉन्ग टर्म में तेरे को रिटर्न इतनी आनी है। तो अपने आप को माइंडसेट को थोड़ा सा उस हिसाब से रखे इन्वेस्टर,
तो इन्वेस्टर को जब थोड़ा सा भी सही होता है तो वही बात है कि फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हाई हैं हो ना। जाती हैं। एक लोग देखते हैं कि यार आप शेयरों में से बन गए, आप कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, तो उनको लगता है कि भैया मुझे भी एकदम से, Overnight। हम ये नहीं समझते कि हमने 37 साल में कितने साल गवाए होंगे गवाए और पैसे, उतार चढ़ाव कितने ये देखे कितने उतार चढ़ाव देखे। भाई साहब। वो टाइम था कि जब मैंने हर्षद मेहता के टाइम पे हमने 10 रुपए एक ट्रेड की ब्रोकरेज लेते थे, क्लब लगाना शुरू किया था। आप भी आते थे वहाँ। राइट राइट। और हर्षद मेहता के टाइम पे मेरे पास 45-50 लाख की अपनी होल्डिंग थी, और जिस वक्त वो क्रैश हुई मार्केट, मेरे सिर पे वो पैसे तो सारे गए 5-6 लाख रुपए का कर्जा था। अच्छा, कौन से साल में? ये 93 में 92 बाबरी में, 92-93 में, जब 92-93 उधर से बाबरी मस्जिद गिरी, उधर से उसका हर्षद मेहता का कांड हो गया। कांड हुआ। अब वो 97 तक के जो 4 साल हैं, मुझे पता है कि मैंने कैसे निकाले। सब दिवालिये हुए थे, बहुत लोग दिवालिये हुए थे। घर वाले गालियां निकाले, मदर मुझे याद है आज तक कहते थे 2-3 हज़ार दी नौकरी कर ले, छाड़ दे यार है काम। मैं क्या जी नहीं, काम तो नहीं छोड़ना, दौड़ागा नहीं कि ए नहीं मैं चाहता कि कोई घर आके आपको कहे भी पैसे निकाल कहाँ है। मैं कहा मैं वहीं बैठूंगा ऑफिस में, फेस करूंगा लोगों को। जिस दिन मेरे कर्जे उतर जाएंगे उस दिन बंद करूंगा अगर करना है तो। और फिर जिस दिन मेरे खत्म हो गए, मैंने फादर को कहा जी लो पकड़ो चाबी। वो कहते कोई नहीं यार तुम करी जा, कंटिन्यू रख, संभल के कर। तो वो दौर भी हमने देखा है। तो इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे दौर भी आते हैं, मगर आपको क्यों, हम भी नए थे उस समय, हमें भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। अपनी ओर से तो हम सेफ चले, पर क्योंकि ब्रोकिंग का काम था, काफ़ी सारे लोग हमारे डिफ़ॉल्ट कर गए, तो उस वजह से हुआ। तो ठीक है, ये चलेगा, उतार चढ़ाव भी आएंगे। इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट अगर ये रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस मार्केट में खूब पैसा बनता है, हमने बनाया, आपने बनाया है, पर वही बात है कि हमने एक्सपीरियंस से लिया, ये अब नॉलेज से ले रहे हैं कि इन्होंने पढ़ाई करी। हम RMP डॉक्टर हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं। अब हम तो टोटके देखते थे। हमारा क्या था कि यार कंपनी देखी, यार ये कंपनी का माल तो बड़ा बिक रहा है, इसका कोई कंपटीटर नहीं है। मैं अब कंपनी का नाम नहीं लूँगा, शायद मैंने आपसे एक बार बताया भी था। इसको मैंने लेके दिया वो शेयर, उसके बाद 8 साल में 4-5 गुना हो गया। क्यों? ये कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग आ जाती है। टीवी पे मैं देखता हूँ यार इस कंपनी की ऐड बड़ी आ रही है, कंपनी लॉस में थी यार, पर लॉस वाला इतनी ऐड कैसे कर रहा है, ले लो शेयर। हमने लिया वो शेयर और उसमें बड़े अच्छे पैसे बने। तो ये कई चीज़ें फिर इन्वेस्टर को एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। पॉइंट आउट, इन्होंने कहा लॉस में है, मतलब इन्होंने भी फंडामेंटल देखे हैं उसके पहले, देखा उसने उसको फंडामेंटल, उसका ऑन ग्राउंड अगर आप प्रोडक्ट देख रहे हो कि बिक रहा है, हाँ कोई कंपटीटर नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं फंडामेंटल स्टडी कर रहे हो। मैं एक केस लूँगा, मेरे को एक रिसर्च हाउस बता रहा था, उन्होंने कोई कंपनी ऐड करनी थी। कहते हमने उसके लिए 6 महीने स्टडी करी। कहते हमें महंगा लगता था शेयर। कहते हम उसके मालिकों से मिले। कहते फिर हमने क्या किया, हम सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट से मिले। कहते फिर भी लगा कि यार क्यों डालें। कहते फिर हम उसके एक्स एम्प्लॉयज से मिले कि तुमने कंपनी क्यों छोड़ी, दोबारा ज्वाइन करोगे। फिर कहते हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर तक से मिले जाके। कई बार रिसर्च कैन टेक दिस मच टाइम। कहते फिर तब जाके हमें कन्विक्शन आई कि नहीं यार इसको लेना पड़ेगा। 2 बड़ी अच्छी बातें यहाँ से मेरे को ध्यान आई है, मैंने अटेंड करी मीटिंग्स कुछ। तो एक फंड हाउस के मेरे को CEO ने बताया, कहते कि रिटेलर जब आता है ना, वो पूछता है रिटर्न कितनी दोगे, और कहता है कोई बड़ा पैसा जब आता है ना, वो कहता है आप एडवर्स टाइम में रिस्क कैसे मैनेज करोगे। तो ठीक है, आपने बताया वो बना लेगा कोई 40% या 50%। जब नेगेटिव मार्केट आई उसमें से 40 उड़ गया तो आपके पास क्या रहा। तो वर्स्ट टाइम में रिस्क कैसे मैनेज करोगे। दूसरी बात, यूथ की बात, एक बड़ी अच्छी बात बोली किसी कंपनी के MD ने, कहते वी आर एक्सपेक्टिंग पेशेंस फ्रॉम अ जनरेशन विच कैन नॉट वेट फॉर अ 20-minute फूड डिलीवरी। सही बात है, बिल्कुल सही है। मैं नाम कोट करूँगा, राधिका गुप्ता जी हैं, उनको मैंने सुना था, उन्होंने ये बात बोली। मतलब कहते उनको तो आजकल एक नई चीज़ शुरू हुई है, उनको तो क्रिप्टो उनको रेगुलेट कर रहा है। आप लोग उन्हें जब कहते हो कि बी पेशेंट, वो कैसे सुनेंगे आपकी बात। तो ये चीज़ आने में टाइम लगेगा। और वही बात की 2 ही चीज़ों से सीख सकते हो, या किसी के तजुर्बे से या ठोकर खा के, या अपने पैसे गवा के। सही मायने में देखा जाए तो जो पिछले 15 साल 2008 के बाद मार्केट 9 के बाद ऊपर जानी शुरू हुई, तो कोविड आया लेकिन वो डिप आया, एकदम से वापस आ गई मार्केट। तो देखा जाए तो विनाश 2010 के बाद अब 25 हो गया, 15 साल से सही मायने में करेक्शन जिसे कहते हैं, या
क्रैश, मार्केट क्रैश, वो तो हुई हुई नहीं। नहीं। उससे पहले कितनी बार होते, हर 5-7 साल के बाद कोई ना कोई ब्लैक इवेंट होता था, मार्केट गिरती थी। हम लोगों ने वो देख रखा है, इसलिए हम रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली करते हैं। जो लोग पिछले 15 साल से आए उन्होंने तो देखा ही नहीं सही मैंने में मंदा, कई कई साल चलता है मंदा। इसीलिए तो उनसे हमें डर लगता है। हाँ, वो जब आके हमें समझाते हैं ना, तो मैं उनको कहता हूँ भाई तू मुझे नहीं समझा, मुझे अपने हिसाब से चलने दे। मतलब कि हम किसी सज्जन को मिलने गए तो उसने एक ही क्वेश्चन के रिटर्न क्या दोगे। तो मैंने तो, अब मेरी अप्रोच क्या है कि मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे कि मैं बड़ा कंजर्वेटिवली सोचता हूँ। ये मेरे से भी कंजर्वेटिव है क्योंकि इसने भी देखा है कि हालात। अब जिस वक्त हमने उन्हें बताई रिटर्न, कहता यार इससे ज़्यादा तो मेरे को अपने आप ही आ रही है, तो तुम्हारा क्या रोल है। मैंने कहा भाई वो पास्ट है, आने वाले 5 साल कैसे होंगे तुझे पता है। नो डाउट मार्केट अच्छी है, पर आप वो रिटर्न मत एक्सपेक्ट करो जो पिछले 15 साल की थी। मतलब कि लोगों का अब ये माइंड सेट बन गया कि यार ये तो एक ग्रांटेड है कि इतनी आएगी आएगी। वो इन्वेस्टर को समझाना बहुत जरूरी है, और इन्वेस्टर के लिए समझना बहुत जरूरी है कि सारे दिन एक जैसे नहीं है। ठीक है, हमारी इकॉनमी अच्छी चल रही है, अब जिस तरह पिछला 1 साल है कोई रिटर्न नहीं है, और मैक्सिमम इसमें जो लोग बच्चे, यंग बच्चे हैं, वो अपना पोर्टफोलियो क्लोज कर करके SIP बंद कर दो, पोर्टफोलियो बेच दो, छोड़ के जा रहे हैं। जबकि मैं उन्हें समझाता हूँ भाई ये दौर भी आएंगे। अब उनको वो समझ में नहीं आता कि यार पिछले 4 साल इतनी रिटर्न बनी, इस साल तो कुछ बन ही नहीं रहा, क्यों रखें सब यहाँ पैसा हम। वो वही बात है, कहीं क्रिप्टो में चले जाओ, कहीं ऐसी जगह चले जाओ, वहाँ फिर गवाएंगे वो पैसा। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दूंगा, इंटरेस्टिंग। एक सज्जन है, तो उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, तो वो YouTube के ऊपर फाइनेंस का ज्ञान देते हैं, अच्छे ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छे। उनके साथ मेरी बात हो रही, तो उन्होंने जो 36% रिटर्न, 42% रिटर्न बताया मुझे पिछले साल 5 साल का, तो उनसे मेरी शर्त लगते लगते रह गई। तो मैंने कहा भैया, कहते हैं ये तो 30-35% रिटर्न देगा ही देगा, अगले 5 साल में शर्त लगा लो, 40 दे रहा। मैंने कहा मैं आपके साथ शर्त लगाता हूँ, 5-5 लाख की शर्त लगाते हैं, अगर अगले 5 साल में ये 30% से ऊपर रिटर्न दिया तो 5 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। बैक टू बैक पिछले 5 साल में 40% रिटर्न, अगले 5 साल में 30% से ऊपर की रिटर्न। ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो ही तो सब काम छोड़ के इधर लगा रहे। फिर वो उनको थोड़ा डर लगा के 30 कहते नहीं, अच्छा 25% की शर्त लगा ले। खैर हमारी शर्त आपस में नहीं लगी, लेकिन लोग आपकी जैसी बात आप कह रहे थे कि इतनी एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देते हैं कि भैया जो हमने पिछले 5 साल में एबनॉर्मल रिटर्न अविनाश जी 36-37% रिटर्न पिछले 5 साल का, 1 साल का, 5 साल का रिटर्न स्मॉल कैप में इंडिया में बिल्कुल आया। लेकिन क्या आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि आप अगले 5 साल में 36 या 30% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये अनरीजनेबल है। मेरे पास पोर्टफोलियो है, मेरे दोस्त हैं 1-2, उनको मैंने पैसा लगवाना शुरू किया पिछले 3-4 साल में। उनका पोर्टफोलियो आज की डेट में CAGR दे रहा है 23-24% की। फैक्ट्री कहते हैं यार पागल थे हम, तो फैक्ट्रियाँ लगा के बैठे हैं। मैंने कहा भाई मैं तेरे को बार बार समझाता हूँ कि 12 से 15 की एक्सपेक्ट कर, ये जो आ गई है ये बोनस है। राइट, ये तेरे पास एक अच्छा टाइम था, तूने एंट्री उस समय करी जिस वक्त मार्केट का दौर बहुत अच्छा था। बिल्कुल, ये मत तू इस पे जा, तेरे को अल्टीमेट रिटर्न तू 12 से 15 पे ही अपने आप को माइंड को सेट करके रख कि इतनी आ जाए तो बहुत अच्छी है। पर वही बात कि टाइम ये ऐसा दौर था कि लोगों को सोचने नहीं देता। जो इस दौर में आए उनको लगता है कि यार वो दौर तो आना ही नहीं कभी वापस बैक। कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बुजुर्ग एक बात कहते थे कि जो आपसे पैसा ले ज्यादा ब्याज पे, उससे अलर्ट हो जाओ, बोल भी मरेगा, आप प्रिंसिपल भी जाएगा। सही बात है। तो जहाँ सर जरूरत से ज्यादा रिटर्न्स हैं, इट्स टाइम टू बी कॉशियस। अल्टीमेटली सर ये सारा वर्ल्ड एक मार्केट है। आपसे मेरे से बड़े कैपिटल वाले बहुत लोग बैठे हैं, अगर उनको लगता है कि ये बिजनेस मेरे को इतना पैसा देगा तो वो अगले दिन उसमें एंट्री नहीं कर लेंगे। क्यों फैक्ट्रियां लगाएंगे? फैक्ट्री लगाएंगे, उनके पास हमारे ज्यादा कैपिटल है, हमारे ज्यादा सोर्सेज है, हमारे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो जो आपके पास अगर कोई चीज पहुंच रही है, समझो वो फिल्टर्ड है या स्क्रिप्टेड है। सही। आजकल मार्केट में काफी ऐसे लोग मतलब आते हैं जी, ये कह रहा है जी ऐसे दे दूंगा, ये ऐसे रिटर्न का। सर अगर बैंक मेरे जैसे बंदे को 8 या 9% इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है, वो अगर मेरे से ज्यादा बड़ा बंदा, उसको तो सस्ता मिलना चाहिए, तो वो मेरे से ज्यादा महंगा क्यों ले रहा है? बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस आप खुद से अगर पूछोगे अकेले में बैठ के, आपको जवाब मिल जाएगा कि नहीं। कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं। यस, गारंटी रिटर्न अगर 25, 30, 35% सारे काम छोड़ के, मुझे तो उनको 5 लाख शर्त की बजाय मुझे ये कहना चाहिए था, ये पकड़ो आप
मेरे 5 करोड़ रुपए पकड़ो, और मुझे 25% के हिसाब से 36 आपको मिलेगा ना, 25 मुझे गारंटी कर दो, 20 ही गारंटी 18 कर दो यार। 18 कर दो। 1.5% महीने का ब्याज अगर देते हैं बिना टेंशन के। तो ऐसा लोगों की एक्सपेक्टेशन, ये उनकी बात कर रहा हूँ जो अच्छे सियाने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनकी ये सोच है। सर अगर हमारा रेगुलेटर एक चीज़ बोलता है कि आप जहाँ पे मार्केट वर्ड आ गया गारंटीड यूज़ नहीं कर सकते, तो सोचिए उनकी कितनी ज़्यादा स्टडी है हमारे से। सर किसी को नहीं पता कोविड आया 6 महीने में क्या रह गया। ठीक है, लकीली हमने बहुत जल्दी बाउंस बैक किया। अगर ये चीज़ 4 महीने चलती या 1 साल 2 साल चलती तो कहाँ गई थी रिटर्न। गारंटीड तो कुछ है ही नहीं सर इस मार्केट में। बिल्कुल सर सांस नहीं गारंटीड। सही बात है। तो अच्छा अविनाश जी, आज मैं थोड़ा जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म की 2 महीने 3 महीने के लिए थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, निकल गए, रेंज बाउंड स्टॉक्स हैं, जैसे अब आप निफ्टी ले लीजिए तो पिछले 1-1.25 साल से 22,000 नीचे लगा, 22-22.5 ऊपर 25-25.5 इसके बीच में घूम रही है। जब 22 आए इन हो जाओ 2500, तो रेंज बाउंड। तो उसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी अगर आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं कि स्विंग ट्रेडिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन एंड आउट फॉर 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स के, उसके बारे में बताइए जरा। सबसे बात तो बेसिकली वही है कि फंडामेंटल कंपनी का अच्छा होना चाहिए। चाहे स्विंग भी खेलना है तो उसमें नहीं, क्योंकि फिर अदरवाइज आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए, आपको हर चीज़ को डिसीजन इतना फास्ट आप ले सकते हो कि आपको लगा यार, और रिस्क मैनेजमेंट आपकी कि भाई नहीं हुआ स्विंग, उल्टा चल गया, ये तो किसी को नहीं पता कि मेरे को लग रहा है कि ये बढ़ रहा है और उसी दिन से वहीं से रिवर्स हो गया, ये तो किसी को नहीं पता। तो ये 2-3 चीज़ें ना हर वक्त आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग में भी जाना है तो तब भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी कोशिश करो। क्यों? अगर फूड डिलीवरी की कंपनी आई, दुनिया भर के लॉसेस, और 200 तो कुछ हद तक ले गए थे रेट को, और उसके बाद फिर वापस आ गया 60-70 रुपये पे, तो एग्जिट ही नहीं कर पाए लोग, पड़े रह गए। तो ये चीज़ें ना, स्विंग, ये सारी चीज़ें आपको बड़ा अलर्ट और कॉशियस होकर करनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात, फिर एडवाइज़र आपके साथ होना चाहिए अच्छा, जो आपको टाइमली गाइड करता रहे, एग्जिट के लिए बोल दे और आप उसका कहना भी मानो। आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, आपको पता है कि यार गलत हो गया डिसीजन, तो एग्जिट करना है। तो उसके वो सारी चीज़ें ना आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस और एडवाइस दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो, अब आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का, आप देखते हो बाजार की मूवमेंट क्या आ रही है, स्टॉक की क्या मूवमेंट, आप डिसीजन ले लेते हो और निकल भी जाते हो, प्रॉफिट अपना टारगेट रखा निकल गए। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस से आएगी। नए आदमी के लिए बड़ा मुश्किल उस चीज़ों को। नहीं, मैं उन्हीं के लिए पूछा जो थोड़ी इंटरमीडिएट नॉलेज रखते हैं। हाँ। और उनके पास पैसा स्पेयर पड़ा हुआ है, तो जैसे अब बैड न्यूज़ कोई आया तो इवेंचुअली कंपनी फंडामेंटली गुड है, बैड न्यूज़ आया तो उस डिप के ऊपर उसको एंटर कर जाएं, और उसके जैसे अब उसका रिजल्ट आए तो उसमें जंप आ जाता है, रिजल्ट से पहले उसकी बिल्ड इन होना शुरू हो जाता है, तो रिजल्ट आए अच्छा उस दिन निकल जाओ। तो इस तरह के स्कैल्पिंग जिसे कह लो, या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जी आप कुछ सर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हम स्विमिंग जब स्टार्ट करते हैं, हम उसको स्विमिंग पूल में सीखना शुरू करते हैं, सीधा नदी में या उसमें छलांग नहीं लगाते। सेम ही मार्केट में भी ऐसे लेवल्स हैं। आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक चीज़। जब आपको ऐसा स्किल सेट ऑब्टेन करना है, अब क्या है कि सर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत फास्ट हो गया, एल्गोज आ गए, तो प्राइस रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। अगर रिजल्ट आया, आप सर सुबह एंटर कर रहे हो सुबह, उससे पहले एल्गोज ने अपना काम कर दिया, तो उससे क्या है कि अब आप अपने बात करिए कि कोविड में फॉल है और बहुत जल्दी रिकवर आया सर, अब ड्यू टू एल्गोज और बड़े बड़े कह लीजिए प्राइवेट वेल्थ, और उससे बड़ा फास्ट इंस्टेंट रिएक्शन आता है। तो एक नॉविस या कह लीजिए बहुत इंटरमीडिएट सा बंदा संभल भी नहीं पाता इसमें। तो पहली बात, अगर आप कह रहे हो कि ठीक है मेरे रिजल्ट आया, कंपनी को बाय कर ली, पर मेरे को होल्ड करने की कन्विक्शन तभी आएगी अगर मैंने पढ़ा हुआ उसके बारे में। Eventually everything falls to fundamentals. सर मैंने कंपनी, ठीक है, वो कहते हैं ना कि दिस मार्केट नोज वैल्यू, मतलब वैसे कुछ लोग कहते हैं नो वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग। मैंने कंपनी बाय करी, उसकी वर्थ तो थी बहुत ज़्यादा, मैंने पढ़ा नहीं उसके बारे में, हाँ यार बढ़ गया मेरा, बेचो। उसके अंदर और कितना पोटेंशियल है, कैसे पता लगेगा? यही मैं क्वेश्चन है अविनाश जी आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी इतना
अच्छा करने के बाद भी एक चीज़ में अभी भी मैं महारत नहीं हासिल पाया। मुझे एग्जिट करते वक्त मेरे को बहुत मतलब मैं सही नहीं हो पाता, मतलब मुझे डर लगता है कि एग्जिट कहाँ करें। अभी भी मैं इसमें कॉन्कर नहीं कर पाया कि एग्जिट क्या करें। नहीं, एग्जिट अगर कंपनी अच्छी है, हाँ। फंडामेंटल ठीक है, तो एग्जिट करने की जरूरत क्या है? हम्म। मेरे पास एक शेयर पिछले 4 साल से पड़ा है, जी। मतलब पड़ा तो पुराना है, पर पिछले 4 साल में 0 रिटर्न है। ओके। अब मैं अगर ये सोचूं, मुझे तो नहीं पता ना कि उसके बाद अगले 6 महीने में उसने 50% की रिटर्न दी। हाँ। तो अब मुझे तो नहीं पता किस दिन वो चल पड़ेगा। मुझे पता शेयर की वर्थ अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अर्निंग अच्छी है, मार्केट नहीं उसको वैल्यू दे रही, कोई बात नहीं। मेरे पास तो सोना पड़ा है ना, सोने का रेट नहीं बढ़ा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सोना खोटा हो गया। नहीं, जो शेयर आपने 50 में लिया और चलने लगा 200 हो गया, अब 200 होते हुए भी उसमें अभी जान है, वर्थ है, तो हमारा प्राइस टारगेट जब 50 में लिया था कि 200 है। मैं अपने लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। अब उसका 200 भाव हो गया, जब 200 हुआ तो मेरा टारगेट 200 था कि भैया इस 4x हो गया वो। अब उसके जब मैं फंडामेंटल्स देखता हूँ, उसकी वैल्यू देखता हूँ, तो उसमें भविष्य में चांसेस हैं। तो मुझे होता है कि यार मैंने तो 200 का टारगेट बनाया था, मैं निकल जाऊँ। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज होता हूँ कि 200 में निकलूँ या उसको कंटिन्यू करूँ। मैं यहाँ पे ना 2 पॉइंट अलग अलग लेके चलूँगा। कोई भी बड़ा रिसर्च हाउस होता है ना, उसके पास हर सेक्टर का अलग एनालिस्ट होता है। उसका पर्पस क्या है? कंपनी तो स्टडी करनी है, उस कंपनी का एनवायरनमेंट क्या आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, कोविड में कुछ आईटी कंपनी ने ज़बरदस्त काम किया, बट अच्छा एनालिस्ट कौन था? जब उसने भांप लिया कि हाँ ये सैचुरेशन पॉइंट है। अब या तो आपको सेक्टर की इतनी डीप नॉलेज हो कि आपको पता कि इसका टाइम आगे हो गया वो और अब ये साइडवेज हो जाएगा। एक तरीका तो वो है जो जनरली आम जनता नहीं कर पाती। सेकंड नंबर लेवल आता है कंपनी की मैनेजमेंट की गाइडेंस। कोई भी नहीं सुनता जनरली कि कंपनी अगले 3-6 महीने एनवायरनमेंट और अपनी कंपनी के लिए क्या बता रही है। ठीक है, आप वो भी नहीं कर सकते। और सिंपल फंड, टेक आउट योर कैपिटल, या जो टैक्स देना है वो निकाल लो, बाकी पैसे को बढ़ने दो। इसका मतलब ठीक है 3 महीने 6 महीने या 1 साल कंपनी कुछ नहीं करेगी, पर इसका ये तो मतलब नहीं कंपनी ख़त्म है। दोबारा टाइम आएगा, सुई 12 से चल के दोबारा 12 पे आएगी। 6 वाले को 12 पे जाने से कोई नहीं रोक सकता, वो टाइम आएगा। तो अपनी कैपिटल निकाल के बैठ जाओ, आपको रिस्क तो नहीं है। 0 रिस्क पे आ जाओ ना। या कर लो। क्योंकि हमारे साथ भी कई बार हुआ है, हमने एक चीज़ ली 300 रुपये में, टारगेट रखा यार 2-3 गुना हो जाएंगे पैसे, हो गए 2-3 गुना। हमने कैपिटल निकाली, उसके बाद वो वहाँ से फिर 3 गुना हो गया। अब फिर वही फंडा आ गया कि अब मैंने एक बार तो सोच लिया, फिर बाद में रिग्रेट कि यार क्या हुआ, ये सारे क्यों बेचे। बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं ये काश की मार्केट है। काश और खरीद लेता, काश कम खरीदता, बिल्कुल काश ना बेचता या काश बेच देता। जैसे स्टॉक ने बिहेव किया, तेज हो गया तो यार काश ना बेचता, नीचे हो गया तो काश बेच देता। मुझे एक फीलिंग और होती है, जैसे 50 में लिया 200 हो गया, 200 में बेचता हूँ ना, सच्ची बता रहा हूँ मैं, जब 250 हो जाता है मुझे अफसोस नहीं होता। पता क्यों? मुझे होता है जिसने मेरे से 200 में लिया था वो 50 वो कमा गया, वो भी कमा मुझे खुशी होती है कि कोई ना कोई तो कमा रहा है, इसमें से मैंने भी कमाया, उसने भी कमाया, तो वेल्थ जनरेट हो रही है। डे ट्रेडिंग के मैं इसीलिए खिलाफ हूँ कि वेल्थ जनरेट नहीं होती। वो उसी कमरे में जो लोग खेल रहे हैं आपस, तो आपका पैसा मेरी जेब में, मेरा पैसा आपकी जेब में, कहीं जीरो सम गेम है ये, इसमें वेल्थ जनरेट नहीं हो रही। लेकिन जो इन्वेस्टिंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, उसमें सभी कमा रहे हैं। ब्रोकर भी थोड़ी बहुत कमीशन अपनी ले रहा है, उसके बाद इन्वेस्टर जो है सभी, उसकी वैल्यू ही बढ़ रही है। तो ये आपकी ग्रेटनेस है कि आपको खुशी मिलती है कि मेरे से जिसने 200 लिया वो भी 250, उसने भी कमाए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसीलिए शायद परमात्मा आपको ज़्यादा दे रहा है कि आप दूसरों का भी सोचते हो। सर, एक सज्जन कहते हैं जो कहता है ना कि मैंने टॉप पे बेचा या बॉटम पे खरीदा, या तो वो भगवान है या झूठा है। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्योंकि कहाँ कैसे आप समझ लोगे? लोग कहते हैं यार पीक और बॉटम वाकई मुश्किल है। आप क्लोज हो सकते हो कि भैया आपको डिप हुई, आपको उसमें वैल्यू लगी, एंटर कर जाओ, उसमें आराम से बैठ जाओ, ठीक है ना। जैसे वो छप्पड़ के बाहर वो बगला जो है वो बैठा होता है, जब भी कहीं मछली आई झपट्टा मारा अपना और फिर आराम से बैठ गया, बगला भगत। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए। आप अपने को एजुकेट कीजिए। आप अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा आजकल जो पॉपुलर हो रहे हैं, ऑप्शंस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ज़्यादातर लोग इसी में ट्रेड कर रहे हैं और इंडेक्स में ज़्यादा कर रहे हैं। मैंने इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में देखा, रिलायंस का
जो टोटल वॉल्यूम है एक दिन में 60 लाख शेयर एक दिन में बिके, टॉप कंपनी रिलायंस की, इंडिया की। तो लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे और ऑप्शंस फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं। तो आपका जो टर्मिनल है, आपका स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस है, उसमें कितने लोग फ्यूचर ऑप्शंस का काम कर रहे हैं और क्या रिजल्ट आ रहे हैं? आप क्या एडवाइस दोगे उसमें? तो सर अगर मैं कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, तो उसमें से लेस देन 10% आर पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव्स। ऑप्शन फ्यूचर के टर्म डेरिवेटिव में 10% से कम काम कर रहे हैं आपके यहाँ। हाँ जी। तो अच्छा, बट ओवरऑल पिक्चर जो है वो It's ज़्यादा very होगी। different है, अच्छा, आपके यहाँ आप एडवाइस नहीं करते लोगों को कि ज़्यादा ही करो? सर बेसिकली क्या है कि आप एक बात मान के चलिए कि जो डेरिवेटिव्स है ये अपने आप में एक बिजनेस है और कोई भी बिजनेस बिना कैपिटल के नहीं हो सकता। तो क्या है कि कुछ अब जो नई जनरेशन आई है उनको लगता है कि 10,000 20,000 रुपये हैं, चले गए तो कोई बात नहीं, प्योरली गैम्बल पर्पज से कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वहाँ पर जब पहले ही आपने सोच लिया कि चले गए तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी एलिमिनेट हो गई उसमें। दूसरी चीज़ सर, अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं सर। अगर मैं डेरिवेटिव्स में बात करूँ, ऑप्शन और फ्यूचर, फिर ऑप्शन में आ गया था बाइंग या सेलिंग। अब क्या है कि बाइंग में आपको मार्जिन नहीं चाहिए होता ज़्यादा, सिंपली जितना कैपिटल आपने बाय किया दैट्स इट। सेलिंग रिक्वायर्स मार्जिन, मार्जिन होता है ज़्यादा, तो उस तरफ लोग आते ही बहुत कम है। तो इसीलिए जो मेरे यहाँ 10% का रेशियो है, वो 10% का रेशियो इसलिए है कि जिन्होंने या तो फिर बाइंग किया या तो सर्वाइव नहीं किया, या फिर हमने रोक दिया कि फ़ायदा नहीं है ऐसे करने का। अच्छा, जो 10% लोग आपके यहाँ कर भी रहे हैं, तो उनमें से कंसिस्टेंटली कमा पा रहे हैं लोग सर या लॉस कर रहे हैं ज़्यादा? 80% हमारे यहाँ प्रॉफिटेबल है, 80% आपके यहाँ प्रॉफिट में है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस काम करके भी? क्योंकि थोड़ा सा हमारा तरीका डिफरेंट है। अच्छा, हम नेक्ड काम नहीं करने देते। ओके हेज करवा के ओके, या डिलीवरी ली और उसकी ऑप्शन राइट कवर्ड कॉल बेचो। मुझे स्टॉक का पता है कि यार ये टॉप के 15-20 स्टॉक्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को चला रहे हैं, राइट, खराब नहीं होंगे। अगर कल कोविड जैसे हालात आ गए, मार्केट गिर गया, तो ये पहले बढ़ेंगे तभी मार्केट चलेगी। ऐसे स्टॉक्स लिए आराम से उसकी ऑप्शन राइट करते रहना, जरूरत ही नहीं है दिमाग ज़्यादा। तो फंडामेंटली गुड स्टॉक्स अच्छे लेके उसके कवर्ड कॉल बेचते रहे। कितना का रिटर्न कवर्ड कॉल का एवरेज आप? डिपेंड करता है, कोई हर आदमी के लिए। मेरे पर्सनल को तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मुझे सिर्फ महीने का 1% ब्याज मिल जाए। मैं इतनी दूर की बेचता हूँ कि मेरी डिलीवरी ना जाए, ओके, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। मुझे बैंक 7% देता है ना, मुझे यहाँ 12 से 14% मिल रहा है और साथ में मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। मुझे स्टॉक्स नहीं देना, मुझे तो उस पर कुछ ना कुछ अर्न करना है। तो आउट ऑफ द मनी कितना? आउट ऑफ द मनी 20% के करीब ऊपर चला जाता नहीं, है? इतना नहीं, हमारे यहाँ इतना प्रीमियम नहीं होता। 10% के आसपास? 5-7% ऊपर की मुझे लगभग 0.5% 1% का ब्याज दे देती है। अब मेरे पास वो भी तो क्वेश्चन हो गया ना 5-7% का। अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो मुझे उसमें से भी पैसे आएंगे, उसकी डिलीवरी जाएगी, दूसरा स्टॉक आ जाएगा, फिर डिप आएगा, दोबारा से ले लो। पुट राइटिंग नहीं सर, आप साथ में हेजिंग करके चलिए ना। मतलब स्ट्रेटजीज हैं, कवर्ड कॉल कर दिया आपने, ऊपर आपने फर्दर कोई कॉल दूर की बाय भी कर ली, तो उसमें क्या है कि आपका एक डिफाइंड रिस्क हो गया। तो डिफाइंड रिस्क में क्या होगा कि मेरी थोड़ा सा ठीक है, अगर हो सकता है कि अब नॉर्मली कोई शेयर बढ़ गया, फिर वही बात कि लॉन्ग टर्म में इट इज गोइंग टू बी अ लाइक जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया कभी तो मीन रिवर्जन होगा ही होगा सर। आप अगर 100 मीटर की दौड़ रहे हो, तो पहले ठीक है अपने 25 मीटर में पूरी जान लगा दी, 50 मीटर तक और लगा दी सर, टुवर्ड्स द एंड स्पीड तो स्लो होगी, थकोगे, सांस लेने के लिए रुकोगे, राइट। आप उठाइए सर, कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा है तो फिर कहीं उसने काफ़ी टाइम रुक के सांस लिया है बीच में। बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन में तो कभी ऊपर नहीं जाता कोई भी, ना नीचे ना ऊपर। तो कोशिश हमारी ये है कि हम लोगों को समझाते यही हैं कि अगर ऑप्शन खरीदनी है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ। आंखें बंद करके नहीं कि कभी भी ले ली। कोई इवेंट आ रहा है, कंपनी की वर्किंग है, कुछ है, बाजार में कुछ बड़ा होने वाला है, आपको पता है कि कोई गवर्नमेंट का जिस तरह बजट है, उस समय उथल पुथल होती है। ओके, लिमिटेड रिस्क है, उतनी ली और एग्जिट कर गए। अगर लंबा चलना है तो कोशिश हम उनको वही करवाते हैं कि जिसके पास पैसा है भाई तू अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट बेच ले, इंडेक्स बेच ले, स्टॉक की बेच ले। मगर मेरे हिसाब से ज़्यादा पैसा लोग बेच के ही कमाते हैं। राइट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, जैसे उन्होंने कहा था थोड़ी देर पहले कि प्रोबेबिलिटी की गेम है। सर आप देखो ना, ऑप्शन बायर का दोस्त क्या है? मोमेंटम है, वॉलेटिलिटी है। और मार्केट में साल में 12 महीने में से कितने महीने मोमेंटम रहता है? तो ऑप्शन बाइंग इज लाइक एन आइसक्रीम, आपने खा लिया ठीक है तो मेल्ट हो जाएगी। यस, बड़ा अच्छा एग्जांपल है यार। तो अगर 3 महीने, अब उस 12 में से 3 महीने कौन होंगे किसी को नहीं पता।
अगर आप सोचो कि मैं हाँ 3 महीने आया मैं करता रहूँ, पता लगे वो 3 महीने आने तक कैपिटल ही उड़ा दी। कमाना ऑप्शन राइटिंग वाले ने है, ये लेके चलो। बड़ा आदमी राइट करता या ऑप्शन बाइंग वाला लॉटरी है, लग गई तो लग गई, नहीं तो लॉटरी के पैसे तो गए। गए। प्रोवाइडेड ऑप्शन सेलर हैज़ कैपिटल, जो एडवर्स इवेंट को मैनेज करने के लिए कैपिटल चाहिए। मैंने आज ऑप्शन सेल करी, पहला महीना ही वॉलेटिलिटी का था, डिलीवरी में नहीं कन्वर्ट कर पाया तो आई एंड अप पेइंग। उसके लिए फिर कवर्ड कॉल बेस्ट पॉलिसी है, उसको शेयर लेके रखो और नेकड मत बेचो। नहीं, मेरे शेयर या चले उसको गए, hedging कर लो। hedging कर लो बस। तो ऑप्शन अच्छी चीज़ है, वही बात है कि आपको तैरना आता है, आप ऊपर से डाइव मारोगे, नहीं आता तो आराम से बाहर बैठ के देखो, पंगा मत लो। सर वही कार है, किसी का 60 पे कंट्रोल है, किसी का 90 पे कंट्रोल है, कोई 120 पे भी ब्रेक मार पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को कितना पता है, दूसरे की कार चलाऊंगा 120 पे, अपनी वाली स्पीड पे ब्रेक नहीं मार पाऊंगा, टक्कर मारूंगा। तो टक्कर 40 चलाने वाले की भी हो सकती है अगर उसको चलानी नहीं आती, आती, तो 160 120 वाला भी सेफ हो सेफ सकता हो है। सकता है। तो अल्टीमेटली तो फिर गेम वही नॉलेज और कैपेसिटी, इमोशंस, ये मार्केट इन चीज़ों की है। राइट। तो वो अगर किसी ने अपना कंट्रोल करने शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, तो और सबसे बड़ी बात है जी, उसने सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सीखना है सामने वाले से। मैं आज भी लोगों से सीख रहा हूँ बिल्कुल कुछ ना कुछ, तो Every day you फिर learn. आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहेगा। जिस दिन सोच लूंगा कि मेरे को तो बहुत कुछ आ गया, फिर उस दिन फिर लूज करना शुरू कर दूंगा। सही। तो दोस्तों, सेबी अलाउ नहीं करती कि हम पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में या सॉलिड अपने ओपिनियन दे सकें। इनके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन ये वीडियोस में किसी को इस तरह से एडवाइस नहीं कर सकते कि कौन से स्टॉक्स आपको लेने चाहिए, कौन से बेचने चाहिए। लेकिन ये करोड़ों रुपए के पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन मैं बॉटम में दूंगा, तो अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं एडवाइस के लिए, और पूरी ईमानदारी से सही एडवाइस मिलेगी। और मैं गारंटी के साथ, 50 साल की दोस्ती है, कभी धोखा नहीं देगा ये बंदा। तो दोस्तों, बातें और भी हो सकती हैं, 5 घंटे तक इसको खींच सकते हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत लगभग 1.25 घंटा हो चुका है। तो आप लोगों को कोई वैल्यू मिली होगी ज़रूर इस वीडियो से, तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा। तो किसी दिन फिर हम किसी और स्ट्रेटजी के ऊपर इनसे बात करेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि ये बड़े रिलेक्टेंट थे, लाइमलाइट में नहीं आना चाहते थे, लेकिन मैंने इनको रिक्वेस्ट की, दोस्ती का हवाला दिया, तो ये तैयार हुए मेरे साथ बात करने के लिए। इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बोथ। और भगवान करे कि आप लोगों को इसी तरह अमीर बनाते रहें, और हमारे साथ बातचीत में आगे भी कभी अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूं तो आप जरूर आएंगे, बस आप हमें याद करते रहना, आओ तो मिलते रहना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।